हाँ जी, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फाइनली वो दिन आ गया, आज आपके सीए फाइनल के एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे। जब तक शायद ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, आप लोग अपना आईबीएस का एग्ज़ाम भी दे चुके होंगे। आई होप आप सभी के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हुए हों। ऑल्दो आई नो सीए फाइनल एएफएम, अरे भाई! नेक्स्ट लेवल का पेपर। आई मीन मेरा तो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट एएफएम था हमेशा से। सो अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता तो आई वाज़ डन। सो मेरा नवंबर 24 अटेम्प्ट था एंड नवंबर 24 में नो डाउट इतना टफ पेपर तो नहीं था। बट हाँ, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे, तो आई क्राइड इन दैट पेपर ऑल्सो। मतलब एग्ज़ाम में बैठे-बैठे आई क्राइड। ऑल्दो एमसीक्यू उस पेपर में अच्छे थे, तो बिकॉज़ ऑफ एमसीक्यू आई वाज़ एबल टू स्कोर एग्ज़म्पशन। बट इस पेपर में तो इट वाज़ लाइक आईसीएस सोच के आया था कि भाई हम तो ऐसी-तैसी करेंगे आपकी। बट हाँ, उससे इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अल्टीमेटली यार सीए फाइनल लेवल पे 1 या 2 पेपर तो ऐसे आते हैं जो कर देते हैं। आपका आपसे नहीं हो पाएगा, वो वैसे वाला पेपर होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स पेपर होता है। इस बार एएफएम था, तो बट एट द सेम टाइम पेपर सबके लिए टफ था यार, इट्स नॉट कि किसी एक के लिए टफ था। तो जब पेपर सबके लिए टफ होता है ना, तो उस टाइम पे आईसीएआई उस चीज़ को मार्किंग में और इवैल्यूएशन के टाइम पे कंसीडर करता है। जैसे नवंबर 24 के टाइम पे भी कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में ग्रेस मिला था, बिकॉज़ ऑफ पेपर में जिस तरह का पेपर था या लेंथी था या टफ था, उस वजह से इवन एएफएम में भी। सो डोंट वरी, आईसीएआई विल कंसीडर दैट। और एक पेपर कोई ऐसा होता है जिसमें आप सोचते हो कि यार बस पास हो जाऊँ, बाकी सब मैं सँभाल लूँगा। तो बाकी सब आपका हो जाएगा, बट इससे आपको एक लर्निंग लेनी चाहिए कि अगर आप जैन 26 देखें, अभी वाले एग्ज़ाम देखें, या फॉर दैट मैटर नवंबर 24 भी देखें, या उसके बाद भी कुछ-कुछ अटेम्प्ट्स जो हुए हैं, आईसीएआई ना अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। सो इट्स नॉट कि आईसीएआई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इट्स नॉट आईसीएआई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ सब्जेक्ट में स्टिल पूछ रहा है, बट आईसीएआई इज़ हिंटिंग, आईसीएआई इज़ गिविंग हिंट्स टू यू कि भाई मैं अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। चाहे एआई ही आप बोल लो, चाहे आप कुछ भी बोल लो यार, फॉर व्हाटएवर रीज़न, अगर आईसीएआई के पास एआई है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बीइंग स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए हमारे पास भी एआई है। वी कांट टेक दैट एक्सक्यूज़ कि ठीक है, एएफएम वगैरह में आई अंडरस्टैंड कि आप पेपर ना एकदम से टफ नहीं कर सकते। आपको अगर पैटर्न भी चेंज करना है, डू इट स्टेप बाय स्टेप, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। एकदम से सडनली आप ऐसे नहीं आ सकते, व्हिच इज़ डेफिनिटली रॉन्ग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो आईसीएआई तो ऐसा ही करेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, तो हमें चेंज होना चाहिए। तो अब इंस्टेड ऑफ मेमोरी बेस्ड चीज़ों को याद करने से ज़्यादा हमें उनकी एप्लीकेशन बेस पे ध्यान देना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट एएफएम, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी तो यार एग्ज़ाम खत्म हो गए, चिल हो, मज़े करो, घूमो-फिरो, जो करना है करो, खेलना है खेलो, पार्टी करनी है करो, बिकॉज़ ये जो 1 डेढ़ महीना होगा बिटवीन टुडे एंड द डेट ऑफ रिज़ल्ट, ये कभी नहीं आना। जितना मज़े आप अभी कर सकते हो, इसके बाद आप कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ अल्टीमेटली जॉब स्टार्ट हो जाती है, या बिज़नेस करोगे तो बिज़नेस, अपनी प्रैक्टिस करोगे तो अपनी प्रैक्टिस। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ लोग पास नहीं कर पाएँगे, उन्हें दोबारा से प्रिपरेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो ये 1 डेढ़ महीना ही आपका होता है जिसमें आप लोग एन्जॉय कर सकते हो, तो डू इट टू द फुलेस्ट। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो। और हाँ, ऑफ कोर्स आप लोगों में तो आप लोगों की तो शायद आर्टिकलशिप भी 2 साल वाली होगी ना? तो आप लोगों को तो ऑफ़िस भी रिजॉइन नहीं करना, तो मज़े करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो। इस आप जहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना है घूमो, फैमिली के साथ टाइम देना है दो, क्योंकि आगे एक बार रिज़ल्ट आएगा, देन लाइफ़ बहुत बिज़ी हो जाती है, ट्रस्ट मी। जो हमेशा आपसे बोलते थे ना कि बस सीए कर लो फिर तो लाइफ़ सेट है, लाइफ़ कभी सेट नहीं होती है। हर बार आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी। अभी सीए करने तक एकेडमिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, आफ्टर सीए आपको हर तरह की प्रॉब्लम, चैलेंजेस फेस करने होंगे। हाँ, मज़ा भी आता है, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि मज़ा नहीं आता। आप एक बार पढ़ाई खत्म कर लेते हो ना यार, तो ठीक है, एक शांति हो जाती है दिमाग में, तो मज़ा तो आता है, बट हाँ, अल्टीमेटली और भी बर्डन और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। सो एन्जॉय टू द फुलेस्ट। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो। सो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे, उन्हें सीए फाइनल आईडीटी का फुल सॉल्यूशन चाहिए था। तो बेसिकली एमसीक्यू सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो काफ़ी फैकल्टीज़ ने डाला है। सॉल्यूशन जनरली लोग नहीं डालते हैं सब्जेक्ट्स के, बिकॉज़ वहाँ पे चांसेस होते हैं कि शायद आप भी एक एरर कमिट कर दो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, बिकॉज़ अल्टीमेटली आप भी ह्यूमन बीइंग हो, और कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन तो होते नहीं है टेक्स्ट में, है ना? हर बार न्यू क्वेश्चन होता है, तो सॉल्व करते हुए आप कोई ओवरसाइट कर दो या कुछ उस तरह की कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाए तो डरते हैं उस वजह से भी। प्लस फिर एक माइंड में कंसिडरेशन ये भी होती है कि गलत सॉल्यूशन ना बच्चा देख ले। बट ठीक है यार, आई मीन अब सिंस इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो देयरफॉर आई डिसाइडेड कि मैं एक सॉल्यूशन वीडियो तो बनाऊँगा। एंड ये वीडियो किसके लिए, जो ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं, उन्हें देखना है हम क्या सही कर कर आए हैं, क्या गलत कर कर आए हैं। जो नवंबर 26 ऑनवर्ड्स में
अपेयर करने वाले हैं, तो उन्हें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है या क्या उनका सोल्यूशन, बिकॉज आईसीआई का सोल्यूशन आने में तो अभी अराउंड रिजल्ट के आसपास ही आता है, तो रिजल्ट के 1-2 दिन बाद या फिर उसके बाद ही आता है, तो 1.5 महीने तक के आसपास तो आईसीआई सोल्यूशन नहीं आएगा। बट जो बच्चे नवंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें एक बार था कि गाइडेंस मिल जाए, इफ नॉट एक्यूरेट सोल्यूशन, नॉट 100% सेम सोल्यूशन, बट एटलीस्ट एक गाइडेंस हमें मिल जाए। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज किया और अपना सोल्यूशन उसमें दिया है। नाउ इसमें बस एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूँगा यार कि एज आई मेंशन किसी भी फैकल्टी ने अभी तक फुल सोल्यूशन वीडियो नहीं डाला है यूट्यूब पे, स्पेशली किसी भी सीनियर फैकल्टी ने नहीं डाला है। तो जो मेरा सोल्यूशन है दैट इज बेस्ड ऑन माय ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस, एंड मेरे को जो क्वेश्चन पढ़ के समझ आया कि इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, उस बेसिस पे आई हैव गिवन माय आंसर्स, बट आई कांट गारंटी यू कि मेरे आंसर्स 100% एक्यूरेट है। वाइल आई हैव मेड एवरी एफर्ट्स कि आपके आंसर एक्यूरेट हो, लॉ को क्रॉस वेरीफाई करना, अगेन मल्टीपल टाइम्स क्रॉस वेरीफाई करना चीज़ों को, बट अगेन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड फर्स्ट टाइम इस तरह के क्वेश्चन आए, हर बार ही मतलब कुछ न्यू क्वेश्चंस होते हैं, सो आई कैन गारंटी यू कि 100% मेरे सॉल्यूशन एक्यूरेट होंगे, बट दे विल प्रोवाइड यू अ गाइडेंस। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन नवंबर 26 और ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट, अगर अभी आईसीआई के सोल्यूशन आने में 1-1.5 मंथ आसपास लगेगा, तो आई वुड से यूज माई आंसर ओनली एज गाइडेंस। और अगर आप उन पे रिलाय करना चाहते हैं, तो फर्स्ट क्रॉस वेरीफाई देम विद आईसीआई सॉल्यूशंस। जब आईसीआई के सोल्यूशन आएंगे तो मैं भी कंपेयर करके एक वीडियो बना दूंगा, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, बिफोर रिलाइंग ऑन माई सोल्यूशंस, क्रॉस वेरीफाई देम विद आईसीआई कि आईसीआई ने किस हिसाब से किया है। सेकेंडली आप क्रॉस वेरीफाई उससे कर लेंगे। उसके बाद जस्ट एक पॉइंट इसमें मेरा ये भी रहेगा कि कहीं पे भी अगर आपको लगता है, जिन्होंने मई 26 में एग्जाम दिया है, कि यार आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से मैच नहीं करता, तो भाई पैनिक मत करना, हो सकता है मेरा सोल्यूशन गलत हो। ठीक है, इतना लेवरेज मेरे को देना और खुद के लिए भी रखना कि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, कोई फैकल्टी कोई भगवान नहीं है। ठीक है, ना ही कोई एआई है, और इवन एआई भी गलती करता है। सो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो हो सकता है स्लाइटली अलग हो। तो आप अपना आंसर ये सोच के गलत है, बिल्कुल भी पैनिक करके मत बैठना। ठीक है, इसे सिर्फ गाइडेंस वीडियो या फिर एक किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है या फिर क्या आसपास क्या सोल्यूशन हो सकता था, वो देखने के लिए आप इसे रेफर करना। नाउ बिफोर जंपिंग टू द वीडियो, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रॉड ओवरव्यू। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक बेसिकली परसेंटेज डिवीजन किया है, कितना पेपर इजी था, कितना डिफिकल्ट था, कितना एवरेज था, मेरे बेसिस पे यार, जो मेरे को लगा कि एक स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस बेसिस पे मैंने बाइफर्केशन किया है। किसी और का बाइफर्केशन अलग भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 66% क्वेश्चन ईजी थे, जो कि ईजिली लॉ अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो आप कर सकते थे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसमें कुछ नहीं पूछा गया है। 17% क्वेश्चन ही एवरेज थे और 17% ही डिफिकल्ट थे। नाउ डिफिकल्ट में ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिफिकल्ट में डाला बिकॉज वो उसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट थी, प्लस काफ़ी टाइम टेकिंग था, दैट इज देयर इन डिफिकल्ट। तो 17% डिफिकल्ट था और 17% एवरेज था। तो अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे तो आई वुड से पेपर लेंदी था, कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, मल्टीपल चीज़ें पूछी गई थी, कम मार्क्स के लिए पूछी गई थी। तो आई वुड से कि पेपर को आप रेट कर सकते हो एक एवरेज पेपर, है ना, एक एवरेज पेपर आप इसे बोल सकते हो। जैन 26 वॉज रियली कॉन्सेप्चुअल पेपर, ये उतना नहीं है, बट एक एवरेज पेपर है। अबव एवरेज भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो बिकॉज ऑफ लेंदी। आई एम नॉट सेइंग कॉन्सेप्ट अबव एवरेज थे, कॉन्सेप्ट एवरेज थे, बट बिकॉज ऑफ लेंथ और टाइम टेकिंग था, उस वजह से आप उसे बोल सकते हो कि अबव एवरेज पेपर है। ठीक है, अगेन पेपर जो था आपका कॉन्सेप्चुअल था, बट डुएबल पेपर था। एग्जामिशन मेरे हिसाब से एक डिसेंट स्टूडेंट जो लॉ को ढंग से पढ़ के गया है, वो इसमें एग्जामिशन स्कोर कर सकता है। नाउ अब अगर हम जैन 26 और इस अटेम्प्ट को कंसिडर करें ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब आईसीआई जीएसटी में भी बैंड बजा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में तो जब से जीएसटी आया आईसीआई इतने लड्डू क्वेश्चन पूछता था, बट अगर आप पिछले 2-3 अटेम्प्ट देखोगे आईसीआई अच्छे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको भी अपनी, जो आप आईडीटी को एक साइड सब्जेक्ट मान के चलते हो ना कि आईडीटी में तो स्कोर हम कर ही लेंगे, वो चेंज करना पड़ेगा और एप्लीकेशन बेस्ड इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप डायरेक्ट टेक्स्ट में पढ़ते हो या बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। ठीक है, इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी कॉन्सेप्चुअल डाउट आपको कुछ भी आया अदर देन दिस वीडियो ऑल्सो, यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। आप इस नंबर में मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ हु आई एम, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम सी ए देवांश सिंगल। आई एम एन इनडायरेक्ट टैक्स फैकल्टी एट फाइनल लेवल। इंटर में भी आई विल बी कमिंग सून for the GST part only. I have a practical experience of around 3.5 years in IDT, litigation and advisory, and this includes my articleship also. 2 years I have worked with
Nitya Tax Associates in their advisory division, which is an boutique indirect tax law firm. 1.5 years I have worked with Price Waterhouse and Co LLP, that is PwC, for in their advisory, adit advisory and litigation domain. I scored 71 marks in CA final IDT and 78 marks in CA final DT. Now, basically, this is my introduction. Now we will jump to the main video. I just want to say few things. At the end of video, we will also discuss कि हमें क्या अप्रोच आगे के लिए रखनी चाहिए. प्लस आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक, सो वो अनाउंसमेंट भी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे. नाउ इसके अंदर हमने क्या अप्रोच करी है, हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एनालाइज किया है, उसके सजेस्टेड सोल्यूशन मैंने यहाँ पे रखे हैं कि क्या सोल्यूशन मेरे हिसाब से होने चाहिए थे. पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर सोल्यूशन मैंने नहीं किया है कि क्या लॉ ऐसे फिर फैक्ट्स देन कंक्लूजन. नो, आई हैव गिवन यू दी कि कौन सा प्रोविजन लग रहा है, क्या आंसर है. जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ कोर्स वो सॉल्व करें हमने विद रीजनिंग, एमसीक्यू के पूरा सोल्यूशन इसमें है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था, अब ये जंबल हो सकता है कुछ कुछ क्योंकि एमसीक्यूज जंबल होके आते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड सेम क्वेश्चन ही होते हैं, तो हो सकता है किसी का क्वेश्चन 1 ना हो ये, तो नंबरिंग क्वेश्चन की चेंज हो सकती है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका सेम ही होगा. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, पहले मैं देखता हूँ इसमें मुझसे पूछा क्या गया है. तो मुझसे इसमें पूछा गया है कुछ प्रपोज एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया है कि हो सकती है नहीं हो सकती. रिवर्स चार्ज के बारे में हमसे कुछ पूछा गया है, कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन है, एंड आपका कुछ रिटायर्ड पार्टनर क्वेश्चन है, टैक्स लाइबिलिटी पूछी गई है मेनली, और आपका 6th क्वेश्चन में टैक्स लाइबिलिटी है. तो बेसिकली 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो 12 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन है. अगर हम ब्रॉडली केस स्टडी को देखें तो इसमें दिया हुआ है एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है राजस्थान के अंदर, और वो इंटर स्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करती है. और हमें अप्रैल 2025 की टैक्सेबल सप्लाईज दे रखी हैं 10 लाख, जिसमें से 3 लाख आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. उसके बाद हमें बता रखा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो फर्म थी वो सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स कर रही थी, मतलब उसकी कोई सर्विसेज नहीं थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में. और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हमें टर्नओवर दिया हुआ है, दैट इज 100 लाख रुपीज, यानी 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे. अब मे को कुछ फर्म, मे में कुछ फर्म ट्रांजेक्शन प्रपोज करना चाह रही है, वो चाहते हैं कि हम कुछ ट्रांजेक्शन को प्रपोज करें, कैरी आउट करें. क्या है, पहली बात तो वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहती हैं थ्रू एन ईसीओ. सेकेंड, वो अपने नियर बाय स्टेट्स को यानी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहती हैं. थर्ड, वो चाहती हैं कि कुछ न्यू प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करें, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफ टाइल्स. ठीक है, वो अवेट कर रहे हैं उनके जीएसटी कंसल्टेंट का अप्रूवल. और फर्म ने कुछ जुलाई 25 में कुछ सर्विसेज लिए हैं. क्या क्या सर्विसेज लिए हैं, एक तो उन्होंने कमर्शियल प्रमाइसिस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से रेंट पे लिए हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए. सेकंड, उन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज लिए अपने गोडाउन पे, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका रेंट सिक्योरिटी सर्विस की अमाउंट पे करी है, और जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है वो नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है. उसके बाद दिया हुआ है कि 25 अगस्त को जो फर्म का टर्नओवर था 1.5 से क्रॉस कर जाता है, यानी अभी कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे. जिस दिन वो लाइबल हुआ कंपोजिशन के लिए, दैट इज रेगुलर स्कीम के लिए 25 अगस्त को, उस दिन का और उससे पहले दिन का हमें आईटीसी की डिटेल्स दे रखे हैं, कितना मेरे पास इनपुट में आईटीसी पड़ा हुआ था. देन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कमला लिमिटेड से, कमला लिमिटेड से, जो कि कानपुर में रजिस्टर्ड है. जो कंसाइनमेंट था वो दुबई जाना था कमला लिमिटेड के इंस्ट्रक्शन पे. इस कंसाइनमेंट को जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसने ग्रीन डॉट कुरियर के थ्रू कुरियर किया, और गुड्स जो हैंडेड ओवर हुए वो जयपुर में हुए. उसके बाद एक डिटेल और इसमें दी गई है कि फर्म का एक पार्टनर रिटायर हुआ 30 सितंबर 2025 को. जीएसटी कंसल्टेंट ने उसे एडवाइस किया कि विद इन 10 डेज के अंदर ये इंटीमेशन आप फाइल कर दो रिटायरमेंट का, बट फर्म से गलती से मिस हो गया. फर्म ने फाइनली जो इंटीमेशन फाइल किया 28 अक्टूबर 2025 को किया. क्वेश्चन में दिया हुआ सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, सारी ट्रांजेक्शन को आप इंटरेस्ट रेट मानो अनलेस एंड अनटिल आपको ऐसे गिवन हो. सारी कंडीशन आईटीसी के लिए सेटिस्फाइड है, रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया हुआ है. उसके बाद क्वेश्चन पूछा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी ऑफ May 25 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड. 3 एक्टिविटीज में दी गई थी. अगर मैं आपको देखूं तो मेक इंटरेस्टेड दिया होता ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो अगर हम सोल्यूशन इसमें देखें, सबसे पहले जो इंटरेस्टेड सप्लाई होती है ईसीओ के थ्रू, कंपोजिशन सप्लायर को क्या अलाउड होती है, पहले अलाउड नहीं होती थी, बट कुछ टाइम पहले एक अमेंडमेंट आया था, काफी टाइम हो गया उस चीज को. उस अमेंडमेंट के बाद जो कंपोजिशन सप्लाई है वो इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हैं थ्रू ईसीओ. तो जो पहली एक्टिविटी है वो तो मेरे को अलाउड होती है. हमसे पूछा कौन कौन सी परमिटेड नहीं है. ठीक है, सेकंड एक्टिविटी क्या दे रखी है उन्होंने, सेकंड एक्टिविटी में वो लोग बोलते हैं टू सप्लाई द गुड्स टू नियर बाय स्टेट्स. क्या मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता हूँ? नहीं भाई, कंपोजिशन सप्लाई सेक्शन 10 में बहुत, सेक्शन 10(2) के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, तो सप्लायर टू नियर बाय स्टेट इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो सेकंड एक तो हो गया मेरा. थर्ड चीज क्या है,
फर्स्ट मेरा अलाउड है, सेकंड मेरा अलाउड नहीं है। टू डील इन न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट सच एज बिल्डिंग ब्रिक्स, रूफ टाइल्स फॉर विच देयर वाज डिमांड। तो अगर आपने सेक्शन 10 ढंग से पढ़ा होगा प्लस उसके अंदर कुछ नोटिफिकेशंस हैं तो वो बोलती हैं कि सेक्शन 10 के अंदर हम कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर बताएंगे जिनको जिनको बेनिफिट नहीं मिलेगा किसका, कंपोजिशन स्कीम का। उसमें जो प्रोडक्ट उन्होंने मेंशन कर रखे हैं उसमें मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफ टाइल्स भी इंक्लूडेड होता है। सो देयरफॉर अगर आप बिल्डिंग ब्रिक्स और रूफ टाइल लेना चाहते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफ टाइल्स आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये इसमें दिया हुआ है। तो बेसिकली मेरी नॉट अलाउड एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटी सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें अगर मैं सोल्यूशन देखूं, क्वेश्चन देखूं, तो इसमें मेरा सेकंड और थर्ड नॉट अलाउड एक्टिविटी है, तो फर्स्ट का सी मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ इसमें एक चीज है, आई विल जस्ट मेंशन। तो बेसिकली सेक्शन 10 के अंदर नोटिफिकेशन है ना, वो बेसिकली ये बोलती है कि जो जो मैन्युफैक्चर है बिल्डिंग ब्रिक्स का एंड रूफ टाइल्स का, वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नॉर्मल ट्रेडर के बारे में वो बात नहीं करते, बट इस क्वेश्चन में हमें नहीं क्लियरली बताया कि मैन्युफैक्चर है ट्रेडर है। बट क्वेश्चन के अंदर अगर आप डिटेल्स में देखो ना, तो हमें सेमी फिनिश्ड गुड्स की भी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है, यू नो, सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो सेमी फिनिश्ड गुड्स से तो हम बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर हो सकता है। प्लस अगर आप इसे ट्रेडर मानते हो, यानी आप ये मानते हो कि ट्रेडर है और इसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, देन कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो बेसिस दीज टू थिंग्स इट कैन बी रीजनेबली कंक्लूडेड कि इसमें ये मैन्युफैक्चर है, देयरफॉर ये बिल्डिंग ब्रिक्स और रूफ टाइल्स अगर बनाएगा तो फिर इसे कंपोजिशन नहीं मिलेगी। सो अकॉर्डिंगली इस अजम्पशन के साथ हमने इसका आंसर किया और आंसर सही है, बिकॉज अदरवाइज आंसर नहीं हो पाएगा। नाउ वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फर्म की जुलाई की आरसीएम लायबिलिटी बताओ। ठीक है, तो बहुत इजी है। इसमें अगर आप देखोगे, फर्म ने एक तो टुक ऑन रेंट कमर्शियल प्रीमाइसेस फॉर बिजनेस पर्पसेस फॉर रेंट ऑफ 50,000, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वाज अ पेंशनर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर एनी पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, उस पर आरसीएम लगता है। बट उसके अंदर बोला गया एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट जो होना चाहिए वो एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर होना चाहिए। इसमें हम कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं, सो देयरफॉर इसके ऊपर तो आरसीएम नहीं लगेगा। सेकंड केस में बोलते हैं अवेल सिक्योरिटी सर्विस फॉर इट्स गोडाउन एंड पेड ₹30,000 एज पर बिल रेज्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर हु वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज देती है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस पर आरसीएम लगता है। बट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन सप्लायर होता है, उस केस में आरसीएम नहीं लगता। तो इन दोनों ही केस में आरसीएम नहीं लगेगा। देयरफॉर जो मेरा इसमें आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा निल। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन पे जाऊं, इसके सोल्यूशन में मैंने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है और वो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर होता है, तभी ही आरसीएम लगता है। इस केस में रेसिपिएंट कंपोजिशन सप्लायर है, देयरफॉर नो आरसीएम। सिमिलरली सिक्योरिटी सर्विस में भी आरसीएम तभी लगता है अगर एनी पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर को देता है। अगर वो कंपोजिशन सप्लायर है तो आरसीएम नहीं लगता, हेंस इसमें भी आरसीएम नहीं लगेगा। तो ए निल आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ, वो बोलता है एलिजिबल आईटीसी बताओ जो कि फर्म क्लेम कर सकते हैं जब वो कंपोजिशन से रेगुलर पे जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रोविजन ध्यान हो, प्रोविजन ये बोलता है जिस दिन आप लायबल हो गए रेगुलर में जाने के लिए, उससे इमीडिएटली प्रेसिडिंग दिन पे जितना भी आपका इनपुट और इनपुट सर्विसेज था, सॉरी इनपुट था नॉट इनपुट सर्विसेज, जितना इनपुट था एज स्टॉक या सेमी फिनिश गुड्स के अंदर या फिनिश गुड्स के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू दैट आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे मैं लायबल कब हुआ था, यहाँ पे मैं लायबल हुआ था 25 अगस्त को, यानी 24 अगस्त को जो मेरे पास क्रेडिट पड़ा है वो मैं अवेल कर सकता हूँ। तो 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, दिस विल कम आउट टू 1,40,000। तो मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना होगा इसका सोल्यूशन भी आप देखोगे तो इसमें मैंने यही लिखा है कि 18(1)(c) के अंदर बोला गया कि आप इनपुट के रिस्पेक्ट में आईटीसी ले सकते हो ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन व्हिच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 24 अगस्त प्रायर डेट होगी, तो देयरफॉर 1,40,000 का आप आईटीसी ले सकते हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, वो बोल रहा है फर्म एंड ग्रीन डॉट कुरियर के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांजेक्शन हुई है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। तो क्या ट्रांजेक्शन हुई है, ग्रीन डॉट कुरियर के थ्रू हमने कुछ गुड्स भिजवाए हैं गुड्स भिजवाए हैं कुछ दुबई, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, और जो हमने गुड्स कुरियर को हैंड ओवर करे हैं वो जयपुर में हैंड ओवर करें। तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे सेक्शन 12(8) होता है जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कुरियर और मेल की बात करता है। वो क्या बोलता है कि अगर आपने जो सर्विसेज दी हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी हैं, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। इस केस में फर्म ने सर्विसेज ली हैं, ग्रीन डॉट ने सर्विसेज दी हैं, तो फर्म बीइंग रेसिपिएंट इज आल्सो रजिस्टर्ड पर्सन, भले ही कंपोजिशन में है बट आप रजिस्टर्ड पर्सन तो हो। तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सच रेसिपिएंट यानी जो फर्म की लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। फर्म की लोकेशन क्या है, फर्म की लोकेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है जोधपुर, तो आपका बी आंसर हो जाएगा जोधपुर। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे स्टार्टिंग का अगर पैरा देखोगे तो उसमें दिया हुआ है फर्म जो है आपकी राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, लोकेटेड एट जोधपुर, तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई जोधपुर हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
फिफ्थ के अंदर बोला है कि एक रिटायर्ड पार्टनर हुआ है, उसको ही विल बी लाइबल फॉर टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑफ द फर्म ड्यू अप टू द डेट ऑफ दिस। तो मल्टीपल डेट दी गई है, बताने रिटायर्ड पार्टनर की लाइबिलिटी कब तक होगी। तो इसमें ना एक प्रोविजन होता है, अगर आप वो प्रोविजन देखोगे सेक्शन 90 क्या बोलता है, अगर आपने इंटीमेशन फाइल कर दिया विद इन 1 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट, तो जो पार्टनर होगा वो लाइबल होगा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन अगर आप 1 मंथ के अंदर नहीं करते तो जिस दिन तक इंटीमेशन फाइल नहीं हुआ उस दिन तक आप लाइबल रहोगे। तो अगर इंटीमेशन नॉट फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो इन दैट केस डेट ऑफ इंटीमेशन तक आप लाइबल रहोगे। इस केस में अगर आप देखोगे डेट ऑफ रिटायरमेंट हुआ है 30 सितंबर को रिटायरमेंट हुआ है, इंटीमेशन 28 अक्टूबर को फाइल हो गया, यानी विद इन 1 मंथ हो गया, तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो लाइबल रहेगा। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 सितंबर है, तो आंसर 30 सितंबर आ जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन फिफ्थ का ए 30 सितंबर इज द आंसर। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और कर रखी है, अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया है। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के बेसिक प्रोविजंस पता है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसमें भी देखोगे, अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखते हो तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक सिक्योरिटी सर्विस और कमर्शियल प्रॉपर्टी की पता है कि आरसीएम में कब टैक्स होते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। एलिजिबल आईटीसी ये भी ईजी था। प्लेस ऑफ सप्लाई भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिफ्थ को मैं एवरेज बोल सकता हूँ। एवरेज क्यों बोलूंगा, बिकॉज सेक्शन 19 और ये मिसलिनियस सेक्शन ना काफी बच्चे ढंग से नहीं पढ़ के जाते हैं, तो उस केस में इस वजह से मैं एवरेज मान रहा हूँ। बट अगर आपने वो सेक्शन पढ़ा हुआ था तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नॉट टैक्स लाइबिलिटी पूछी है अप्रैल, तो अगर आप देखोगे तो अप्रैल में मेरे को टर्नओवर दिया हुआ था 10 लाख का, उसके अंदर सर्विस का टर्नओवर भी था। बट कंपोजिशन स्कीम के अंदर परमिसेबल सर्विसेज कुछ होती हैं, तो वो बोलता है लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, आप उतनी सर्विसेज दे सकते हो। तो मेरा 100 लाख लास्ट ईयर था, तो 10% होगा 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी 10 लाख तक की सर्विसेज मैं दे सकता था। बट ये सब सर्विसेज वो एलिजिबिलिटी के लिए बात करता है, टैक्स निकालने के लिए सीधा बोलता है टर्नओवर का एक परसेंटेज हम आपको बताएंगे, उस परसेंटेज का आप रेट लगा दो। नाउ मैन्युफैक्चरर केस में अलग रेट है, रेस्टोरेंट सर्विस में अलग है, एनी अदर केस एंड ट्रेडर के केस में अलग रेट है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो हमने अभी बोला कि क्वेश्चन से हिंट देख के ऐसा लग रहा है फिनिश गुड्स वगैरह का, सेमी फिनिश गुड्स का, कि मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर का रेट लगेगा। तो अगर आप देखते हो तो मैन्युफैक्चरर का जो रेट है वो 0.5% है आपका सीजीएसटी के अंदर, 0.5% है एसजीएसटी के अंदर। तो देयरफॉर अगर आप 10 लाख का 0.5% करोगे तो 5000 आएगा, तो 5000 सीजीएसटी का टैक्स पे होगा, 5000 एसजीएसटी का टैक्स पे होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगर मैं देखूँ आंसर इज योर आपका सिक्स का ए 5000 ईच अंडर सीजीएसटी अंडर एसजीएसटी। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट केस सिनेरियो। नाउ सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है, मिसेस सिन्हा एक इंडियन रेजिडेंट है, वो इंडिया आ रही है न्यूजीलैंड से वापस, वहाँ पे 13 महीने रहने के बाद अपनी डॉटर के साथ मिस नीवा जो कि एक इन्फेंट है, इसमें एज दी गई 1.5 ईयर ओल्ड, 1.5 ईयर ओल्ड है। और इन्फेंट की डेफिनेशन जो बैगेज रूल्स के अंदर वो बोलता है अप टू द एज ऑफ 2 ईयर्स। तो देयरफॉर नीवा इज एन इन्फेंट। अब वो कुछ पर्टिकुलर दिए गए आपको कि यूज पर्सनल इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं, 1 लैपटॉप लेकर आ रहे हैं, अदर आर्टिकल्स लेके आ रहे हैं, सॉरी, आपको नेट वैल्यू ऑफ बैगेज निकालनी है। तो अगर आप इसका सोल्यूशन भी देखोगे, सबसे पहले यूज पर्सनल इफेक्ट्स। तो यूज पर्सनल इफेक्ट्स चाहे इन्फेंट हो चाहे नॉन इन्फेंट हो, बिना किसी वैल्यू के एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस में होते हैं रूल 3 के अंदर। तो 50,000 यहाँ पे 50,000 का वो ला रहा है तो ये भी अलाउ हो जाएगा ड्यूटी फ्री। और 25,000 ज्वेलरी। जो इन्फेंट होता है ना, इन्फेंट को सिर्फ पर्सनल यूज, जो यूज पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का ड्यूटी अलाउंस मिलता है, उसके अलावा सब कुछ उनकी ड्यूटी लगती है। तो जो ज्वेलरी निव्या इन्फेंट ला रही है उसके ऊपर कोई भी आपको ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा, मतलब उसके ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ज्वेलरी अलाउंस ऑफ वुमेन के केस में जो बेसिकली एटलीस्ट 1 साल बाहर रह के आ रहे होते हैं उनके केस में वो बोलता है 40 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आप ला सकते हो, और 1 लाख विच एवर था, मतलब सब्जेक्ट टू वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख तक की वैल्यू का या 40 ग्राम आप दोनों में से जो हायर है वो ला सकते हो। इस केस में क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 98,000 लाइए, तो विद इन द लिमिट ऑफ 1 लाख है। और प्लस जो अगर आप ग्राम्स भी देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 31 ग्राम, तो 40 ग्राम के अंदर और 1 लाख से अंदर है, तो देयरफॉर 98,000 भी आपका ड्यूटी फ्री अलाउ हो जाएगा, 98,000 का ड्यूटी फ्री अलाउ हो जाएगा। ना अगर आप लैपटॉप देखोगे, लैपटॉप की एक सेपरेट एग्जामेशन होती है, अगर आप 18 ईयर्स से ज़्यादा के हो तो बिना किसी वैल्यू लिमिट के आपको लैपटॉप ड्यूटी फ्री अलाउ हो जाता है, एक लैपटॉप। तो 35,000 जो है इसे अलाउ हो जाएगा, प्लस 18 ईयर से एज ऊपर हो तभी एग्जाम्प्ट होता है, देयरफॉर इन्फेंट के केस में एग्जाम नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अदर आर्टिकल्स होते हैं, अदर आर्टिकल आपके रूल 3 के अंदर वो बोलता है कि पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल वगैरह भी आता है, प्लस रूल 3 के अंदर ये बोलता है कि अदर आर्टिकल्स जो होते हैं आपके अप टू द लिमिट ऑफ 50,000 अलाउ हो जाते हैं, तो इसमें से 40,000 का है मिसेस सिन्हा का, तो वो अलाउ हो जाएगा। प्लस इन्फेंट के केस में मैंने बताया सिर्फ पर्सनल यूज अफेक्ट अलाउ होता है, तो यहाँ तो कोई ड्यूटी फ्री आपको होगा नहीं। तो टोटल ड्यूटी फ्री अलाउंस कितना होगा, 2,23,000 और 50,000। ड्यूटेबल बैगेज कितना होगा, तो जो मेरा अलाउ नहीं वो मेरा ड्यूटेबल बैगेज हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो टोटल मेरे को ड्यूटी फ्री अलाउ कितना हो जाएगा, 2,23,000 प्लस 50,000
नाउ अगर अब मैं उसमें आता हूँ, मेरा टोटल था कितना, तो 2,73,000 मेरे को ड्यूटी फ्री अलाउ हो जाएगा। टोटल था मेरा 50,000, 25,000 प्लस 98,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 माइनस दिस। अगर आप करके देखोगे ये सब सम करने के बाद यहाँ पे ना एक मिस्टेक है। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25,000 लिखा हुआ है, बट मैंने सम गलत किया हुआ है। यहाँ पे आपका 25,000 ही आएगा। सो जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा उसके वजह से 2,23,000 मेरा प्लस 25,000, इतना 2,48,000 का मेरा ड्यूटी फ्री अलाउंस है। प्लस टोटल जो मैं आर्टिकल ला रहा हूँ वो 3,58,000 का ला रहा हूँ। डिफरेंशियल 1,10,000 मेरा ड्यूटीएबल बैगेज हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मिसेस सिन्हा नील, बिकॉज सिन्हा का तो कुछ हो ही नहीं रहा। सिन्हा का अगर देखोगे तो 20,000 भी आपका एग्जाम्प्ट हो गया, 98,000, 35,000 भी, 40,000 भी। तो जो भी टैक्स हो रहा है वो इन्फेंट का ही हो रहा है, मिस नेवा का। तो 1,10,000 उनके केस में ही आपका ड्यूटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला हुआ है, यूएनवी लिमिटेड एक कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, आपकी मुंबई में रजिस्टर्ड है। न्यू इंडस्ट्रियल केमिकल बना रही है, जर्मनी से इंपोर्ट कर रही है न्यू इंडस्ट्रियल केमिकल फ्रॉम जर्मनी ऑन 25 सितंबर। प्रॉपर ऑफिसर ना उनकी करेक्ट कस्टम ड्यूटी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा बिना लैब रिपोर्ट के, तो उसने क्या किया, गुड्स को प्रोविजनली असेस कर दिया 1 अक्टूबर 2025 को। एंड प्रॉपर ऑफिसर ने कंपनी को इन्फॉर्म किया 10 अक्टूबर 2025 को फॉर फर्निशिंग दिस सेड लैब रिपोर्ट। अब इन्होंने क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या मैक्सिमम एक्सटेंड करने के बाद भी क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट हो सकती है जब तक एसएससी को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो इससे पहला क्वेश्चन ईजी था। ये क्वेश्चन देखो ये भी इजी था, प्लस ये मैंने अमेंडमेंट वीडियो में कवर कराया था। ये प्रोविजनल जो रेगुलेशन है, ये जो आपके हैं 2025 वाले न्यू अमेंडमेंट था, तो दिस वी कवर्ड इन डिटेल इन अमेंडमेंट वीडियो। तो अगर इसका आप सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन में मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। पीओ जो होता है उसे 15 डेज ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर इंटीमेट करना पड़ता है कि आपको ये डिटेल मुझे चाहिए, आप मुझे डिटेल दो। जिस दिन उसने इंटीमेशन किया है उसके 2 मंथ्स के अंदर एसएससी को डिटेल्स फर्निश करनी होती है। बट पीओ चाहे तो उस टाइम लिमिट को 2 मंथ से एक्सटेंड भी कर सकता है। प्लस सीनियर ऑफिसर जो पीओ से सीनियर होते हैं वो भी उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट टोटल टाइम पीरियड जो है वो 14 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा प्रोविजनल असेसमेंट इसमें हुआ है 1 अक्टूबर 2025 को। अगर मैं उसमें 14 मंथ्स ऐड कर दूंगा तो मेरी मैक्सिमम परमिसिबल टाइम लिमिट जो होगी वो 1 दिसंबर 2026 होगी। तो इसमें जो मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लस क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बस इसमें कुछ मतलब डिफिकल्ट मैंने इसमें लिख दिया है, बट देयर वाज अ कंफ्यूजन जो बच्चों को शायद हो चुकी हो, हुई हो, और मे बी शायद उस वजह से उन्होंने गलत कर दिया। बट इट वाज अ इजी क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ था तो। सो आई विल टेल यू। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15 अक्टूबर 2025 को जो आपकी कंपनी है जय लक्ष्मी एक्जिम लिमिटेड, उसे एक डिमांड ऑर्डर आया रिविजनल अथॉरिटी का। रिविजनल अथॉरिटी जीएसटी में एक अलग अथॉरिटी होती है, उसका ऑर्डर आया। उसके अंदर उसने आईजीएसटी की टैक्स डिमांड करी 1400 करोड़ की, इंटरेस्ट डिमांड किया 100 करोड़ का, पेनल्टी डिमांड करी 120 करोड़ की। ठीक है, कंपनी ने इसमें से 200 करोड़ की टैक्स डिमांड एडमिट कर ली, मतलब मान ली कि हमारी गलती है। 20 करोड़ का इंटरेस्ट एडमिट कर लिया, 10 करोड़ की पेनल्टी एडमिट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, नो अपील वाज फाइल्ड विद रिगार्ड टू दिस मैटर अर्लियर अगेंस्ट द एपिलेट अथॉरिटी एंड द कंपनी वांट्स टू फाइल अपील डायरेक्टली टू द जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कैच है, अगर आप जनरली देखोगे अभी तक तो कोई भी अगर ऑर्डर आता है तो हम पहले बोलते हैं फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास जाओ, वहां भी नहीं होता तो एपिलेट ट्राइब्यूनल में जाओ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एपिलेट अथॉरिटी के पास नहीं गए, आप सीधा ट्राइब्यूनल के पास है। ऐसा क्यों दिया हुआ है मैं बताता हूँ आपको। फिर हमसे पूछा गया टोटल अमाउंट बताओ जो आपको डिपॉजिट करनी है एपिलेंट को जीएसटी एपिलेट में ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करने में। तो हम पहले एक बार प्रोविजन देख लेते हैं। तो सेक्शन 112 सबसेक्शन 8 इससे डील करता है। वो क्या बोलता है, प्री डिपॉजिट कितना होगा, वो बोलता है जितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपने एडमिट कर लिया वो तो 100% पे करो, प्लस जितना आपने एडमिट नहीं करा है उसका 10% इन एडिशन टू द अमाउंट पेड टू द एपिलेट अथॉरिटी। तो एपिलेट अथॉरिटी पे जब अपील फाइल करते हो वहां भी 10% पे करते हो। फिर बोलता है इसके अलावा और एडिशनल 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स पे करो एट द लेवल ऑफ ट्राइब्यूनल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 40 करोड़। तो वो बोलता है एडिशनल 10% आपको पे करना है, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उससे ज्यादा एडिशन 10%, बट मैक्सिमम 40 करोड़। तो फुल अमाउंट अगर मैं देखूंगा तो जो मैंने 200 करोड़ का टैक्स एडमिट कर लिया था, 20 करोड़ का इंटरेस्ट एडमिट कर लिया था, 10 करोड़ का पेनल्टी एडमिट कर लिया था, 230 करोड़ तो एडमिटेड वाला, ये तो मेरे को फुल पे करना है। उसके अलावा बोलते हैं 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट इन एडिशन टू द एपिलेट अथॉरिटी। टैक्स इन डिस्प्यूट मेरा कितना हुआ, 1400 सीआर का टोटल टैक्स था, उसमें से 200 सीआर मैंने एडमिट कर लिया तो मेरा डिस्प्यूटेड टैक्स हुआ 1200 सीआर। इसका 10% होता है 120 सीआर, बट मैक्सिमम 40 सीआर आपका हो सकता है।
तो टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो मेरा प्री डिपॉजिट हो गया 230 प्लस 40 CR, तो आंसर इज 270 CR। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया बी। अब आप लोगों के मन में बस एक डाउट आ रहा होगा कि यार वो 10% तो इन एडिशन टू अपीलेट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है, यहाँ तो क्वेश्चन में दिया है कि उसने अपील ही फाइल नहीं करी, तो क्या हमें अपीलेट वाला 10% भी यहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने तो पे ही नहीं किया था पहले? नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, दो दो रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की जो अपील फाइल होती है ना, वो सेक्शन 107 के अंदर आप फाइल करते हो जब आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हो। वो सेक्शन बहुत क्लियरली बोलता है कि अपील किस ऑर्डर के अगेंस्ट पास होगी, जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है। और अगर आप सीजीएसटी एक्ट के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन देखोगे, वो स्पेसिफिकली बोलती है कि डज नॉट इंक्लूड रिविजनल अथॉरिटी। तो आपकी रिविजनल अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती ही नहीं है। जब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती नहीं है तो उसका ऑर्डर फर्स्ट अपील अथॉरिटी पे जा ही नहीं सकता। इसका वन मोर रीजन और ये है कि रिविजनल अथॉरिटी के जो बंदे होते हैं वो सेम रैंक के बंदे होते हैं एज अपील अथॉरिटी, बट लीगली भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सिंस वो क्वालिफाई नहीं होती, देयरफॉर उसका ऑर्डर फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास जा ही नहीं सकता, सीधा ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज, जब आप रिविजनल अथॉरिटी का सेक्शन 108 देखते हो, सेक्शन 108 का सबसेक्शन 2 है, उसका क्लॉज ए है, वो बोलता है जो रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर बाइंडिंग होगा सब्जेक्ट टू अपील टू ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो वो भी खुद बोलता है कि रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर सिर्फ ट्राइब्यूनल पे अपील हो सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट पे अपील हो सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे अपील हो सकता है, और वो भी आपको ऑप्शन नहीं देता कि आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करो। तो जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील ही फाइल नहीं हो सकती एक्ट के अंदर, तो वहां तो कोई 10% पे करना ही नहीं है। जब वहां कोई पे ही नहीं करना, तो मैं अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी क्यों ऐड करके उसे पे करूंगा? मैं तो जितना ट्राइब्यूनल के लिए चाहिए 10% वही पे करूंगा, इन एडिशन टू फर्स्ट अपील अथॉरिटी। इन एडिशन ठीक है, बट फर्स्ट अपील पे क्या कुछ पे करना था? नहीं। तो जीरो अमाउंट, 0 प्लस 10%, तो उतना मैंने पे किया। तो एक ये डाउट आपको आ सकता था कि भाई हमने फर्स्ट अपील वाले को भी 10% को ऐड क्यों नहीं किया? वो नहीं होगा, बिकॉज डिवीजन अथॉरिटी का अगेंस्ट फर्स्ट अपील की अथॉरिटी के पास अपील हो ही नहीं सकता। सो इसके अंदर बस एक ये वाला ट्रिकी पॉइंट था, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहाँ हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो जाए और वो ऑलरेडी फर्स्ट अपील वाला 10% भी ऐड कर दे, बट दिस वाज अ ट्रिकी एडजस्टमेंट। आपको अगर रिविजन अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट पता है, मैं नहीं मानता कि किसी ने शायद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन इतना अच्छे से पढ़ी होगी जनरली, बिकॉज अल्टीमेटली यार सिलेबस इतना वास्ट होता है, एक ही डेफिनेशन याद नहीं कर सकते। बट रिविजनल अथॉरिटी का सेक्शन तो पढ़ा होगा, और वो सेक्शन बहुत क्लियरली बोलता है कि उसका ऑर्डर सिर्फ ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे अपील हो सकता है। तो वहां से एनालॉजी आपको ड्रॉ करनी पड़ती। सो देयरफॉर मैंने इसे डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है कि शायद हर बच्चा ऐसे ना कर पाए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2 आपका आ गया। इसमें क्वेश्चंस हम देखेंगे, पहले केस स्टडी ब्रॉडली देख लेते हैं। तो पवन है, काफ़ी सारी सर्विसेज दे रहे हैं और वो कोची स्टेट ऑफ केरला के अंदर रजिस्टर्ड है। वो डेल क्रेडर एजेंट है, कैजुअल कंफर्ट्स लिमिटेड का, रेप्यूटेड गारमेंट कंपनी जो कि बैंगलोर की कंपनी है। डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? तो बेसिकली आपके डेल क्रेडर एजेंट होते हैं, वो पेमेंट की गारंटी भी लेते हैं इन एडिशन टू नॉर्मल एजेंट। तो वो डेल क्रेडर एजेंट है, वो इनवॉइस इशू करता है अपने खुद के नाम में, एंड कस्टमर से पेमेंट रियलाइजेशन होने की वो गारंटी देता है। ठीक है, आपको काफी सारी अक्टूबर 2025 की ट्रांजेक्शन है, उनकी डिटेल्स दी हुई है। तो हमें बताया हुआ उसने कुछ इंटरेस्ट रेट आउटवर्ड सप्लाई करी है एज डेल क्रेडर एजेंट 21 लाख की। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन के लिए उसने कुछ इंटरेस्ट अर्न किया है फ्रॉम द कस्टमर, जो उसने शॉर्ट टर्म लोन जिन कस्टमर्स को दिया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में उसने कुछ सर्विसेज दी हैं, जिसके लिए 3 लाख रुपए चार्ज किया है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है, जो बेसिकली आपका प्रिंसिपल है, उससे आपको इंटरस्टेट गुड्स मिले हैं, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ है। सेक्शन 15 के अंदर उनकी वैल्यू 4 लाख रुपए है। आपको कुछ फ्री ट्रेनिंग मिली है अपनी प्रिंसिपल से, जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपये, बट आपसे कोई भी रिकवर नहीं किया है। उसके बाद उसमें बोला हुआ है कि कोई एक मार्च 24 का इन्वॉइस था, ठीक है, जिसके ऊपर उसने मार्च 24 में ही इन्वॉइस लिया, आईटी से लिया था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसे पता चला कि सितंबर 24 तक सप्लायर ने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी, तो एज पर रूल 37 ने आईटी से रिवर्स होना चाहिए था, तो उसने अक्टूबर 24 में आईटी से रिवर्स कर दिया। ना उसे पता चला है कि जो सितंबर 25 की 3 भी थी, उसके अंदर बेसिकली जो वो जीएसटीआर 3 भी थी पुरानी वाली, वो सितंबर 25 में सप्लायर ने फाइल कर दी है, तो उस आईटीसी को दोबारा क्लेम करना चाहता है। उसके बाद उसे बताया कि डिमांड ऑर्डर था आपका 2021 का, उसके अगेंस्ट अपील आपने फाइल कर रखी थी, फाइनली अपील डिस्पोज होगी 31 अक्टूबर को ऑफ 2025, और जो आपकी एनुअल रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर की फाइल हुई थी वो 31 मार्च 2020 को फाइल हुई थी, जबकि एक्चुअल ड्यू डेट जो थी वो थी 28 फरवरी 2022। उसके बाद इसमें बता रखा है कि जो पवन है उसने कुछ मार्केटिंग ट्रेनिंग अरेंज करी है उसके एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि दिल्ली लोकेटेड है, थ्रू मार्केटिंग मैजिक मार्केट कंसल्टेंट, जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है।
एंड ट्रेनिंग जो थी वो मनाली में हुई है, हिमाचल प्रदेश में, फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ सितंबर 25, ठीक है। उसके बाद पवन कुछ और ट्रांजेक्शन नेक्स्ट मंथ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एक तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क pertaining to single residential unit other than as a part of commercial complex, 5 लाख की उसकी वैल्यू दी गई है। सिमिलरली प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है वो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क pertaining टू सिंगल कमर्शियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वो करना चाहता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनोवेशन वर्क pertaining to beneficiary led house under हाउस कंस्ट्रक्शन, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बेसिकली वो करना चाहता है। ये वाली भी कुछ है सर्विसेज वो देना चाहता है। एप्लीकेबल जीएसटी रेट आपको बताया हुआ है, सारी अमाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस है, ये सबको बताना है। आपको बताना है अमाउंट ऑफ एलिजिबल ग्रॉस आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मेड विद मिस कैजुअल कंफर्ट लिमिटेड। तो कैजुअल कंफर्ट लिमिटेड से मेरे को 2 ही इनवर्ट ट्रांजैक्शन हुई है, एक तो सर्विसेज रिसीव हुई है बट और एक आपके गुड्स रिसीव हुए हैं। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। आज के आंसर में बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक प्रोविजन बता देता हूँ आपको। डेल क्रेडिट एजेंट अगर अपने नाम पे इनवॉइस, क्लैरिफिकेशन इस पे आया हुआ है सीबीआईसी का कि अगर डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस रेज करता है तो वो जो ट्रांजैक्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स की वो पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के अंदर कवर होती है, देयरफॉर अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी सप्लाई मानी जाती है। अगर डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम पे नहीं करता तो नहीं होती। प्लस जहाँ पे डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता है वो एजेंट माना जाता है पैरा 3 के अंदर। जहाँ पे वो एजेंट माना जाता है, अगर उस केस में वो कोई इंटरेस्ट अर्न करता है फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो उस केस के अंदर जो होता है वो जो इंटरेस्ट की इनकम होती है जो आपने गुड्स सप्लाई करे हैं एज एन एजेंट, उस गुड्स का ही पार्ट मानी जाती है, कंपोजिट सप्लाई की तरह बेसिकली मानी जाती है। वो नॉट एक्जैक्टली कंपोजिट सप्लाई, बट सेक्शन 15 के अंदर जो डिलेड इंटरेस्ट होता है, अगर डिलेड अमाउंट आई है, डिलेड कंसिडरेशन के लिए कोई अमाउंट आया है तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है। तो इस केस में सर्कुलर ये बोलता है कि अगर आपका डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस रेज कर रहा है, उस केस में अगर वो कस्टमर को लोन देता है, उस लोन से इंटरेस्ट आता है, तो जो उसने गुड्स सप्लाई करें अपने नाम पे उन्हीं की वैल्यू का पार्ट वो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो पैरा 3 होता है शेड्यूल 1 का, वो सिर्फ आपका सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे नहीं लिखता। वहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सर्विसेज के केस में अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो इवन दो प्रिंसिपल एजेंट के बीच की ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगेगा। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी देखूं तो अगेन सर्विसेज के केस में मैंने बता दिया कि शेड्यूल 1 नहीं लगता, तो विदाउट कंसिडरेशन सर्विसेज तो इस पे जीएसटी लगा ही नहीं होगा। ये गुड्स है, शेड्यूल 1 के अंदर फॉल कर रहा है क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है और प्रिंसिपल एजेंट की ट्रांजेक्शन है, देयरफॉर इस 4 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से जीएसटी लगा हुआ 72,000, तो 72,000 का आपका एजेंट आईटीसी ले सकता है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 क्या बोलते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड अर्लियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज। पहले एक बार मैं आपको इस वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसके अंदर क्या होता है। अब बेसिकली आपका सेक्शन 16 अलॉन्ग विद सेक्शन 41 एंड रूल 37 अगर आप सबको पढ़ते हो तो ये क्या बोलते हैं, ये मान लो एस रेसिपिएंट ने आईटीसी अवेल किया, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी बट उस पीरियड की जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी, तो आप आईटीसी ले सकते हो बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर 30 तक अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी उस पर्टिकुलर पीरियड की जिस पीरियड से आईटीसी परटेन करता है, तो बीइंग रेसिपिएंट आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। अगर बाय 30 नवंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आप आईटीसी रिवर्स नहीं करते तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। प्लस ये प्रोविजन ये भी बोलता है कि जब अगर जीएसटीआर 3 भी सप्लायर सब्सिक्वेंटली फाइल कर देता है, तो जब वो जीएसटीआर 3 भी फाइल करता है उसके सब्सिक्वेंटली अपनी किसी 3 बी के अंदर वो आईटीसी वापस से रीअवेल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि उसने अक्टूबर 24 में एक आईटीसी रिवर्स किया था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली, एंड उसे पता चला कि सितंबर 25 में सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया, तो सितंबर 25 की रिटर्न या उसके बाद के रिटर्न में वो अपना आईटीसी ले सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बी आंसर हो जाएगा, ही कैन क्लेम रिक्लेम आईटीसी फ्रॉम सितंबर 2025। Now, Pawan seeks your advice regarding the date up to which books of accounts and other records for the financial year 2021 needs to be written. Your advice to the Pawan will be। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप सेक्शन 36 पढ़ोगे, सेक्शन 36 के अंदर वो बोलता है कि आपको 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है उसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स बेसिकली 6 ईयर्स तक आपको बुक्स रखनी है। बट मान लो आपका कोई अपील चल रहा था उस पर्टिकुलर पीरियड का, तो जिस दिन उस अपील का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा उस फाइनल ऑर्डर से 1 साल के अंदर आपको 1 साल तक आपको बुक्स रखनी है। तो बेसिकली आपकी ड्यू डेट क्या होगी, आपकी डेट होगी लेटर ऑफ द फॉलोइंग। लेटर ऑफ द फॉलोइंग क्या, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या फिर 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील मैटर। तो इस केस में अगर आप देखोगे जो आपका बेसिकली इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ड्यू डेट थी एनुअल रिटर्न की,
वो आपको दी हुई है 28 फरवरी 2022। तो 28 फरवरी 2022 से 6 ईयर्स कितने बैठते हैं, 28 फरवरी 2028 प्लस आपका जो फाइनल ऑर्डर आया था, फाइनल ऑर्डर अगर आप देखोगे उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, तो वो ऑर्डर आपका आया है 31 अक्टूबर 2025। तो 31 अक्टूबर 2025 से एक साल बैठते हैं 31 अक्टूबर 2026। तो इन दोनों में जो लेटर है तब तक आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी होगी, यानी आपका आंसर है 28 फरवरी 2028 वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 28 फरवरी 2028। उसके बाद पूछ रहा है कि ये जो ट्रेनिंग इसने करी थी ना भाई साहब ने, पवन भाई साहब ने जो अपने एग्जीक्यूटिव एजेंट के लिए ट्रेनिंग कराई थी, इसकी हमें प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो आप। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन देखोगे ना ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज का, अगर वो हम आपको बताऊं तो सेक्शन 12(5) के अंदर वो बोलते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। यहाँ पवन रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था। और ये भाई साहब हमारे लोकेटेड कहाँ के, हमारे कोची के लोकेटेड है, केरला के। तो जो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी वो हो जाएगी कोची केरला। इजी आंसर। तो अभी तक आप देखोगे ये भी इजी था, ये भी इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी है। हाँ, इसे आप एवरेज फिर भी मान सकते हो। 36 ढंग से लोग याद नहीं रखते, वो 6 ईयर वाला तो सबको याद होगा, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोज शायद बच्चे ना याद रखें, बट इजी था। दिस ऑल्सो इजी, दिस इज ऑल्सो इजी। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। फिर अब हम आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोज लेबर सर्विसेज एग्जाम सप्लाई आपको बतानी है। तो एग्जाम सप्लाई आपको बतानी है, इसमें आपको 3 ट्रांजेक्शन दी गई है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन इसमें दी है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट of construction of original work pertaining to residential unit otherwise than as a part of commercial complex। क्या ये एग्जाम्प्ट होगा? नहीं होगा। क्यों एग्जाम्प्ट नहीं होगा? बिकॉज जो एग्जाम्पशन है वो कब मिलती है? मिलती है रेजिडेंशियल यूनिट के लिए, बट जब वो अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होती है तब मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर इसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। प्लस सेकंड बी के अंदर कमर्शियल यूनिट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कमर्शियल यूनिट पर कोई एग्जाम्पशन ही नहीं है। थर्ड के अंदर हाँ ये एक एग्जाम्पशन है कि अगर आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनोवेशन वर्क या न्यू कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, तो इस क्वेश्चन में रेनोवेशन वर्क है परटेनिंग टू बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसके ऊपर आपकी एग्जाम्पशन मिलती है। देयरफॉर यहाँ पे एग्जाम्पशन सिर्फ 9 लाख की होगी। तो अगर मैं सोल्यूशन भी आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे प्योर लेबर प्लस कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क प्लस सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट प्लस अदर देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो एग्जाम्पशन होती है। बट फर्स्ट केस में मेरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट वाला सेटिस्फाई नहीं होता, देयरफॉर वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। बी के केस में अगर आप देखोगे तो कमर्शियल यूनिट के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पशन नहीं है। सी में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी, देयरफॉर मेरा आंसर हो जाएगा सी 9 लाख। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं सी 9 लाख मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। ये भी एक इजी टू एवरेज बोल सकते हो बिकॉज एग्जाम्पशन बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आपने पढ़ लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। तो इजी एवरेज डिफिकल्ट मैंने इस बेसिस पे नहीं किया आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते, इजी डिफिकल्ट एवरेज बेसिस पे किया कि जिस बंदे ने वो प्रोविजन पढ़ा होगा तो क्या उसका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है या फिर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। तो अगर देखोगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इतना इसमें कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। उसके बाद बोलता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बताओ पवन की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑन विच ही इज लायबल टू पे जीएसटी। तो उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर मैं बताऊं तो अगर आप देखोगे सिर्फ वो इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई 1 लाख की कर रहा है, इंटरेस्ट उसने 1,25,000 किया है और ये इंटरेस्ट इसी वैल्यू का पार्ट माना जाएगा जो उसने गुड सप्लाई करें, बिकॉज वो डेल क्रेडिट एजेंट जो है पैरा 3 का एजेंट क्वालिफाई होता है, अपने नाम पे इनवॉइस रेज करता है। प्लस इसके अंदर अगर आप देखोगे जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्विसेज का बात दिया हुआ है, इसके ऊपर जो रेपो कंपनी है वो आरसीएम पे करेगी, बिकॉज यहाँ पे आरसीएम लगता है, डायरेक्टर सर्विसेज दे रहे हो बॉडी कॉर्पोरेट को, तो देयरफॉर उस पर आरसीएम लगेगा आपका। सो देयरफॉर क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था पवन को जीएसटी लाइबिलिटी कितनी पे करनी है, तो आरसीएम वाली तो हम पे नहीं करेंगे, तो मेरे को सिर्फ 21 लाख प्लस 1.25 पे करना है, तो 22,25,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 दैट इज एमसीक्यू खत्म हो जाता है। अगर आप एमसीक्यू पे मेरा व्यू पूछोगे तो कोई भी ऐसे टफ एमसीक्यू नहीं थे, इजी एमसीक्यू थे, तो इजीली आप 30 भी स्कोर कर सकते हो और 26-24 प्लस तो हर बच्चा स्कोर कर सकता था इन एमसीक्यूज में, एंड 30 भी लिया तो इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज एमसीक्यूज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। नाउ कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 काफी लेंदी क्वेश्चन था, हम उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ था, थोड़ा क्विकली करेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट को ताकि हमारा टाइम उतना ज्यादा ना लगे, बिकॉज अल्टीमेटली जब आईसीआई के सोल्यूशन आएंगे वो भी हमें करने हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम काफ़ी थोड़ा सा स्पीड अप करके करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है बिकॉज ये लेंदी क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी थी। जवेरी लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड है राजकोट गुजरात में। इसके पास ऑथराइज डीलरशिप है वीटीजी मोटर्स लिमिटेड की, जो कि ग्वालियर में रजिस्टर्ड है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। जो ये कंपनी है हमारी, जो एसएससी है, बेसिकली सारी सेगमेंट की कार में डील करती है, जैसे सेडान, एसयूवी, हैचबैक एक्सेट्रा। अलग अलग उसके वेरिएंट है, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा, एंड वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड कार्स भी करते हैं।
उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन की आपको डिटेल दे रखी है आउटवर्ड और इनवर्ड की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है, सेल प्रोसीड उसे हुआ है, सेल ऑफ कार्स विद ऑप्शन ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इन सेल ऑफ कार दे रहे हैं, 1 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी है। मल्टीपल कार्स का आपको बताया, पेट्रोल कार कितनी सेल हुई है, इलेक्ट्रिक कार कितनी सेल हुई है, डीजल कितना सेल हुआ है, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट। उसके बाद इसके अंदर दिया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के साथ आपकी एक्सटेंडेड वारंटी जो ऑप्शनल थी वो लोगों ने ली है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि महर्षि ऑटोमोबाइल है उदयपुर का, उससे उसे 12 लाख रिसीव हुए हैं। क्यों रिसीव हुए हैं? बिकॉज उसने कोई यूज डेमो कार जो डीजल की थी वो बेची थी और ये ओरिजिनली परचेज हुई थी 1 अप्रैल 2025 को। एंड जो कंपनी है उसने इस कार को सिर्फ शोरूम पे डिस्प्ले में यूज़ किया है प्लस टेस्ट ड्राइव के लिए यूज़ किया है। ओरिजिनली इसे 11,70,000 में उन्होंने खरीदा था। इसके ऊपर कुछ माइनर रिफर्बिशमेंट एक्सपेंसेस उन्होंने करे हैं 50,000 के अक्टूबर 2025 के अंदर। उसके बाद जो आपका एसएससी है उसने अपने जिसका वो ऑथराइज डीलर है जो ओईएम है उसे एक टैक्सेबल डेबिट नोट रेज किया है रिपेयर सर्विसेज के लिए इन एडिशन टू रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट टू कस्टमर विदाउट एनी कंसिडरेशन एज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ वीटीजेड मोटर्स लिमिटेड। तो वीटीजेड की वारंटी ऑब्लिगेशन थी टुवर्ड्स कस्टमर, उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारा डीलर है उसने बेसिकली फ्री में रिपेयर सर्विसेज दी कस्टमर को एंड उसका पैसा उसने रिकवर किया मैन्युफैक्चर से यानी ओईएम से। एंड उस पैसे के लिए उसने इंस्टेड ऑफ इनवॉइस एक टैक्सेबल डेबिट नोट रेज किया विच इज अलाउड, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ 15 अक्टूबर को एक इलेक्ट्रिक कार सेल करी जो कि आपने रिपोजेस्ड की थी। कोई डिफॉल्टर था जिसने लोन लिया था, लोन पे कार ली थी, मिस्टर शिखर, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उससे आपने वापस प्रोसेस करी। उसने ओरिजिनल जो परचेज करी थी 7 लाख की करी थी, आपने रिपोजेस्ड करके उसे 5 लाख में सेल कर दिया। उसके बाद जो एसएससी है उसने ना कुछ गुड्स एंड पार्ट रिप्लेस करे कस्टमर के बिना कोई कंसिडरेशन चार्ज करे, बिकॉज अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर की ऑब्लिगेशन थी, हमने फ्री में किया तो हम क्या करेंगे मैन्युफैक्चर से एडजस्टमेंट ले लेंगे। तो उसने क्या किया, जो मैन्युफैक्चर से ऑलरेडी उसे गुड्स आए हुए थे उनमें से ही उसने वो पार्ट्स रिप्लेस कर दिए, प्लस अब उन गुड्स का जो पैसा देना था वो पैसा ना देके मैन्युफैक्चर ने उनके अगेंस्ट क्रेडिट नोट रेज कर दिया कि ठीक है आप पैसा कम दे देते बिकॉज ये गुड्स आपने हमारे पर्पस के लिए यूज़ करे हैं। तो इसलिए अगर देखोगे तो मैन्युफैक्चर ने 25 अक्टूबर को 2.5 लाख का आपका क्रेडिट नोट रेज कर दिया। इनवर्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको दे रखी है कि आपने कुछ पेट्रोल वेरिएंट की कार 1200 सीसी से ऊपर वाली 10 लाख ईच की खरीदी, यानी 50 लाख यानी 5 कार खरीदी। उसमें से 2 कार जो थी वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ के लिए यूज़ हुई, बाकी जो कार है वो आपकी डेमो के लिए यूज़ हो रही है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो है उसने आपको 5 इलेक्ट्रिक कार सप्लाई करी है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी फैक्ट्री गेट पे, और जो कि आपके एसएससी के ट्रांसपोर्टर को दे दी गई मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री पे 29 अक्टूबर 2025 को। एंड एसएससी की लोकेशन पे वो पहुंची इन नवंबर 2025। उसके बाद आपको बोला हुआ पर्सनल गारंटी दी है किसने, मिस्टर महेश ने, जो कि ZAPL का डायरेक्टर है बैंक को फॉर सैंक्शनिंग क्रेडिट फैसिलिटी विदाउट कंसिडरेशन पर्सनल गारंटी दी है। देख लेंगे हम इसका क्या ट्रीटमेंट है। उसके बाद बोला गया है कि ड्यूरिंग द मंथ जो एसएससी है उसने होल्डिंग कंपनी के शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को दिए। तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी के शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को दिए फॉर देयर परफॉर्मेंस। इन कॉस्ट शेयर की तो कॉस्ट थी 45 लाख थी, प्लस होल्डिंग कंपनी ने 12 लाख का कमीशन चार्ज किया फॉर फैसिलिटेटिंग दिस ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो एक्सटेंडेड वारंटी थी 3 लाख की, जो हम ऑप्शनल 1 साल की स्टार्टिंग में दे रहे थे, तो इलेक्ट्रिक कार वालों ने तो स्टार्टिंग में ले ली थी। उसके बाद पेट्रोल वालों ने कुछ बाद में भी ली है। तो ये बोल रहा है कि 3 लाख की एक्सटेंडेड वारंटी जो है अक्टूबर 2025 में पेट्रोल कार्स के लिए आपने दी है, जो कि पिछले मंथ खरीदी गई थी, ठीक है। कार्स पिछले मंथ खरीदी गई थी, एक्सटेंडेड वारंटी इस मंथ खरीदी गई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सीरियल नंबर 2 एंड 4, सीरियल नंबर 2 एंड 4 कौन से थे, मेरे सेकंड हैंड गुड्स वाले, ये भी सेकंड हैंड था और ये भी सेकंड हैंड था। इनके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि ना ही इन्होंने कोई आईटीसी लिया है, ना ही कोई डेप्रिसिएशन लिया है। ये हमारे मार्जिन स्कीम की कंप्यूटेशन में काम आएगा। ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी कंप्लाइड है, सारी फिगर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। प्लेस ऑफ सप्लाई में ट्रिकी एक पॉइंट है, इस वजह से क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बढ़ गए हैं कि उन्होंने बोला है प्लेस ऑफ सप्लाई आप इंट्रास्टेट सप्लाई लो वेयर एवर डिटेल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेम इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर। तो अगर डिटेल दी है और आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो तो आप निकालो और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करो। अगर सफिशिएंट डिटेल नहीं है तो इंट्रास्टेट मानो। अब सफिशिएंट डिटेल क्या है क्या नहीं, काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं और हो सकता है मुझसे भी गलती हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बट हाँ ये एक गलती का पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद जीएसटी रेट आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके दिए हुए हैं, यहाँ पे गलती का पॉइंट है, बच्चे रेट कंप्यूट करने में गड़बड़ कर सकते हैं। देन उसके इनके अलावा जो गुड्स है उन सबका रेट दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है सारे मोटर व्हीकल्स आपके नॉट मोर देन 30% की कैपेसिटी वाले, यानी 17.5 में ब्लॉक रेट वाले ही मोटर व्हीकल हैं। उसके बाद आईटीसी का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी बताओ जो कि आपको कैश में पे करनी है एसएससी को फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। कंप्यूटेशन आपको सेपरेटली करना है हर ट्रांजेक्शन को और अकॉर्डिंगली रिलेवेंट प्रोविजन भी बताना है एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का ट्रीटमेंट कर दो, प्रोविजन नहीं बताओगे चलेगा।
भाई अच्छा क्वेश्चन था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएँगे। उसके बाद जो छोटी-छोटी चीज़ें इसमें बोली हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई या जीएसटी रेट, उसकी वजह से गलती होने के चांसेस भी बहुत बढ़ गए और काफ़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को करना पड़ा होगा एंड इसलिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी रहा होगा। तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं यार। अगेन यार मैंने पूरा ट्राई किया है सॉल्यूशन सही करने का, बट आप खुद ही देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितनी एडजस्टमेंट है, तो हो सकता है कुछ ओवरसाइट से मुझसे भी गलती हो। तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट आई हैव ट्राइड कि पूरा सही रहे। नाउ अगर हम देखते हैं तो मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट बताया नेट कैश लायबिलिटी का, ठीक है? वन बाय वन हमने ट्रांज़ैक्शन करी है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली ट्रांज़ैक्शन थी मेरी सेल प्रोसीड वाली, ठीक है? तो अब सेल प्रोसीड वाली में मेरी आउटवर्ड ट्रांज़ैक्शन है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं सेल प्रोसीड देखूँ और यहाँ पे ना मेरे को गिवन भी है इस वाले पार्ट में, तो कि ये इंटरस्टेट है, ये इंट्रा है और ये इंट्रा है। तो मेरे को बस रेट लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पेट्रोल कार देखूँ, पेट्रोल कार के बारे में मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है इंटरस्टेट है, 1200 सीसी तक की है। तो 1200 सीसी तक में मेरा कितना रेट होता है पेट्रोल में? पेट्रोल 1200 सीसी 9% प्लस इंटर है तो 18% का जीएसटी, ठीक है? और वैल्यू क्या है मेरी? अगर मैं वैल्यू देखूँ तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18% आईजीएसटी, इतना मेरा हो जाएगा। तो ये मैंने किया 6,50,000 इंटू 10 इंटू 18%, 11,70,000 का मेरा आईजीएसटी आ जाएगा। उसके बाद मेरे को बोला गया है इलेक्ट्रिक कार इंट्रास्टेट बोलिए, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 8 है, 8,50,000 की एक है। और अगर इसका इलेक्ट्रिक कार का आप रेट देखोगे तो आईजीएसटी 5%, सी और एस 2.5%, और ये केस मेरा सी और एस का है बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक कार 8.5 लाख इंटू 8 इंटू 2.5%, तो 1,70,000, 1,70,000 सी और एस की मेरी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक कार के रिस्पेक्ट में इन्होंने एक चीज़ और दी हुई थी। इन्होंने बोला हुआ था एक्सटेंडेड वारंटी इज टेकन ओनली बाय परचेजर ऑफ इलेक्ट्रिक कार अमाउंटिंग टू 50,000 पर कार एट द टाइम ऑफ परचेज। सो देयर वाज अ क्लैरिफिकेशन इशूड बाय सीबीआईसी। उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने क्या बोला था? उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बोला था अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी कार की सप्लाई के साथ ही दे रहे हो, दोनों चीज साथ में ही जा रही है, तो वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी और जो कार के ऊपर रेट है वही रेट उसके ऊपर लगेगा। बट इसकी एक एक्सेप्शन थी। उस एक्सेप्शन में उन्होंने क्या बोला था? उस एक्सेप्शन में उन्होंने बोला था कि मान लो जो कार की सप्लाई हो रही है वो पर्सन ए कर रहा है, लेट्स सपोज डीलर कर रहा है, बट वारंटी मैन्युफैक्चरर दे रहा है, यानी कोई पर्सन बी वारंटी दे रहा है। सो सिंस इस केस में सप्लायर दो अलग अलग हैं, देयरफॉर एज अ सेपरेट सप्लाई टैक्सेबल होंगे। कार डीलर की सप्लाई का पार्ट बनेगी, एक्सटेंडेड वारंटी आपकी मैन्युफैक्चर की सप्लाई का पार्ट बनेगी। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना था? क्वेश्चन के अंदर हमें देखना था क्या दोनों चीजें सेम सप्लायर दे रहा है। अगर वो सेम सप्लायर दे रहा है और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कार ही वारंटी दी जा रही है, तो वो आपकी कंपोजिट सप्लाई होती है और सेल ऑफ कार की तरह टैक्स हो जाती। दूसरे केस में अगर मान लो लेट्स सपोज कार सप्लाई डीलर कर रहा है, एसएससी कर रहा है, वारंटी जो दी जा रही है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के साथ एंटर हो रहा है वारंटी का। सो इन दैट केस जो वारंटी वाली सर्विसेज है वो सप्लाई मानी जाती है मैन्युफैक्चर की, और जो सेल ऑफ कार है वो आपका डीलर की सप्लाई मानी जाती। तो जो मैंने इस क्वेश्चन को पहले किया है, मैंने पहले क्या किया है, अगर इस क्वेश्चन में आप कुछ चीजें देखोगे, इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ एंटर हुआ है, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे भी तो, बट क्वेश्चन में ना कहीं कहीं लिखा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ वीटीजेड मोटर्स लिमिटेड, ऑन बिहाफ ऑफ वीटीजेड मोटर्स लिमिटेड। तो क्या बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है कि वारंटी ऑब्लिगेशन तो मैन्युफैक्चर की थी, यानी वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट तो मैन्युफैक्चर के साथ ही किया गया था, मैं तो बस उसके बिहाफ पे ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तभी तो मैं उससे रिइंबर्समेंट भी ले रहा हूँ ना कि यार आपकी वारंटी ऑब्लिगेशन थी। अगर डीलर की खुद की वारंटी ऑब्लिगेशन होती, लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरर 2 साल की वारंटी दे रहा है, डीलर ने बोला 1 साल की वारंटी मैं अपने पास से देता हूँ, जो कि कमर्शियली होता है। जब फ्लिपकार्ट वगैरह आप देखोगे, ऑफलाइन डीलर्स भी देखोगे, कंपनी से ओवर एंड अबव भी वारंटी देते हैं अपने आप, कि हम आपको वारंटी दे रहे हैं। तो वो मैं ये थोड़ी बोलता ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, तब तो आप अपनी दी हुई वारंटी के अगेंस्ट सर्विसेज दे रहे हो ना। इस केस में काफी जगह लिखा हुआ है ऑन बिहाफ। तो इससे ना एक हिंट मिलता है कि जो वारंटी है ना वो यार मैन्युफैक्चरर ने दी है, हम तो सिर्फ उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। मतलब डीलर जो एसएससी है, जेडएपीएल जो है, उसका वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो लायबल नहीं है वारंटी ऑब्लिगेशन के लिए। बट सिंस ये ना कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली बहुत अलग तरीके से ड्राफ्टेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसका एंटर्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर नहीं किया गया है, तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने सोल्यूशन में दोनों ही लेवरेज रखे हैं। मैंने ये भी माना है कि एक्सटेंडेड वारंटी आपका डीलर जेडएपीएल ही दे रहा है, और दूसरे एक केस में मैंने यही माना है कि वो मैन्युफैक्चरर देता है। तो जो मेरा फर्स्ट केस है, जो ये वाला केस है जिसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे कार की वैल्यू ली है, उसमें मैंने अजम्पशन लगाई है कि जो
एक्सटेंडेड वारंटी है वो मैन्युफैक्चरर दे रहा है और डीलर नहीं दे रहा, देयरफॉर डीलर जो टैक्सेबल होगा वो ओनली विद रिस्पेक्ट टू कार होगा, और जो वारंटी वाला पार्ट है वो मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी होगी, मेरी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन दूसरी असम्पशन मैंने ये भी लगाई है कि एक्सटेंडेड वारंटी मैं ही दे रहा हूँ या डीलर ही दे रहा है, उस केस में सिंस दोनों चीजें साथ में जा रही हैं तो मेरी एक्सटेंडेड वारंटी प्लस सेल ऑफ इलेक्ट्रिक कार कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, एंड देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक कार के ऊपर रेट लगता है वही कंपोजिट सप्लाई वही वारंटी वाले पार्ट के ऊपर रेट लगेगा। देयरफॉर अगर आप देखो दूसरे वाले पार्ट में मैंने क्या किया है, दूसरी असम्पशन के साथ जो किया है, इसमें बोला 50,000 पर कार, तो यानी अगर मैं टेक्निकली देखूं तो पर कार का मेरा प्राइस हो जाएगा 8,50,000 प्लस 50,000 यानी 9 लाख रुपीज। तो मैंने क्या किया है, अल्टरनेट आंसर में जो दिया 9 लाख इंटू 8 इंटू 2.5%, 1,80,000 दोनों में से आईसीआई के सब लेता है, दैट विल डिपेंड कि वो किस हिसाब से assumption लेना है। क्वेश्चन में हिंट था कि वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे दे रहा है, बट उतना भी क्लियर नहीं है कि यार आप क्लिक करें या वैसे हो, तो इसलिए मैंने दोनों आंसर दिए हैं और एग्जाम में भी दोनों दिए जा सकते थे। इतना नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा कुछ अलग कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, और ऐसे टाइम पे देने पड़ते हैं। अगर आप मेरे सजेस्टेड देखोगे जिसकी मैंने वीडियो डाली है, कुछ जगह मैंने भी दो आंसर दिए हैं। उसके बाद थर्ड अगर आप क्वेश्चन में देखोगे इसी पॉइंट के अंदर मेरे को जो दिया हुआ था, मेरे को दिया हुआ था डीजल एसयूवी कार अबव 1500 सीसी और इंट्रास्टेट है। और अगर क्वेश्चन में मैं देखूं डीजल एसयूवी डीजल अबव 1500 सीसी 40% आईजीएसटी 20% सीजीएसटी और एसजीएसटी, और क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया हुआ है दिस इज एन इंट्रा, तो 2020 का मेरा रेट लग जाएगा 11 लाख इंटू 5 इंटू 20%, तो 11 लाख इंटू 5 इंटू 20% इतना इतना 11 लाख का मेरा। तो अगर आप देखोगे तो 11 लाख इंटू 5 इंटू 20% 11 लाख का सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा आ जाएगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डीजल। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे को क्या बोला गया, मेरे को महाऋषि ऑटोमोबाइल से 12 लाख आए हैं एक यूज्ड कार बेचने के लिए, डीजल कार जिसकी 1500 सीसी से कम की वो थी, व्हाट डू यू से कैपेसिटी। तो अगर मैं देखूं डीजल कार अप टू 1500 सीसी 18% जीएसटी आईजीएसटी और 19% एसजीएसटी लगना चाहिए था। ठीक है, रेट का तो हमने देख लिया कि 18% लगना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है ओरिजिनली परचेज करी थी 1 अप्रैल को और सिर्फ डेमो के लिए यूज हुई है, ओरिजिनल परचेज 11,70,000 की। तो आपको पता हो एक मार्जिन स्कीम की नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन क्या बोलती है कि अगर आपने सेकेंड हैंड कार बेची है, सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल अगर बेचा है एंड उसके ऊपर आपने आईटीसी नहीं लिया है, तो उस केस में जो आप जीएसटी पे करोगे उसके वो 2 मेथड बोलते हैं कि अगर आपने डेप्रिसिएशन लिया था तो सेल माइनस डब्ल्यूडीवी जो आपका मार्जिन आएगा सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी पे होगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो सेल माइनस परचेज प्राइस जो आपका मार्जिन आता है उसके ऊपर आपका जीएसटी पे होगा, फुल वैल्यू पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली गिवन था कि उसके ऊपर ना ही डेप्रिसिएशन लिया गया और ना ही आईटीसी लिया गया यहाँ पे इस वाले पॉइंट में। सो देयरफॉर यहाँ पे मेरा मार्जिन क्या बन जाएगा, सेल माइनस परचेज प्राइस। मेरा सेल क्या है 12 लाख, परचेज प्राइस क्या है 11,70,000, तो मेरा मार्जिन हो जाएगा 30,000। और ये बहुत क्लियर बोलता है परचेज प्राइस, देयरफॉर उसके बाद आप कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हो वो आपकी परचेज में इंक्लूड नहीं होगा माइनस करने के लिए, लेकिन वो आपको इनएलिजिबल नहीं बनाएगा स्कीम के लिए। अगर आपने माइनर कुछ एक्सपेंसेस करें तो इनएलिजिबल तो नहीं बनोगे, बट वो परचेज का पार्ट नहीं बनेगा। प्लस इसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट भी होगा, वो हम आईटीसी कंप्यूट करते टाइम देखेंगे, बट अभी के लिए जो हमारी मार्जिन आएगी 12 लाख माइनस 11,70,000 पे 18%, बट वो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। सॉरी हाँ, इसमें इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया हुआ, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, बट आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का बताना होगा कि इंट्रा मारूं या नहीं मारूं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ ना तो मेरा सेक्शन 10 जो है प्लेस ऑफ सप्लाई का वो बोलता है गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहाँ पे मूवमेंट आपकी खत्म होगी वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब चाहे मूवमेंट सप्लायर करा रहा हो चाहे मूवमेंट रेसिपिएंट करा रहा हो। यहाँ पे अगर देखोगे जो मेरा रेसिपिएंट था वो राजस्थान का था और सप्लायर कहाँ पे आपका, सप्लायर आपका गुजरात का है। तो भाई अगर मेरी कार की जो है, कार की तो मूवमेंट होगी है ना, कार की तो मूवमेंट हुई होगी। अब चाहे जेडएपीएल ने करी हो चाहे महाऋषि ने करी हो, अल्टीमेटली जो है वो कार तो गई होगी राजस्थान में, अल्टीमेटली जो मेरी कार गई होगी वो राजस्थान में ही गई होगी, मूवमेंट वहीं तक गई होगी मेरी, बिकॉज महाऋषि ऑटोमोबाइल वहीं पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जो मैंने अपना लिया है मेरे हिसाब से यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटेल क्लियर थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगी एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई गुजरात है, देयरफॉर इंटरस्टेट सप्लाई और आईजीएसटी 18% लगेगा। हो सकता है आप लोगों ने अलग ली हो सकता है आईसीआई अलग ले, आई एम नॉट वेरी श्योर। मेरे हिसाब से यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, एक केस ऐसा हो सकता है कोई बोलना चाहे कि यार हो सकता है किसी और को डिलीवर हुआ हो या कुछ हुआ, भाई किसी और को भी डिलीवर हुआ होगा तो जो रेसिपिएंट है वो तो महाऋषि है ना, अगर उसके डायरेक्शन पे किसी और को डिलीवर हुआ हुआ तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान बनती है।
तो मेरे हिसाब से तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ही बनती है, देयरफॉर इंटरस्टेट IGST 18%, 30,000 का मार्जिन। ICI का देखते हैं वो क्या करेगा। तो अगर आप देखोगे 12 लाख माइनस 11 लाख 70,000, 30,000 का मार्जिन इंटू 18% IGST, तो 5400 मेरा GST हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये ना एक सर्कुलर था OEM वर्सेस डीलर वाला, उसमें से सारे क्वेश्चन इन्होंने बनाए, तो अगर आपको वो क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से आता था तो आप इसे कर पाए होंगे। उसके बाद अब देखो, उस सर्कुलर ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि मैं डीलर हूँ, मैन्युफैक्चरर है और एक कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को वारंटी दे रखी है कि कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम ठीक करके देंगे। लेकिन अब कोई भी दिक्कत आती है तो कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पास तो पहुंचेगा नहीं, तो मैन्युफैक्चरर ने एक कॉन्ट्रैक्ट डीलर के साथ कर रखा है कि भाई मेरी ना कस्टमर के पास वारंटी ऑब्लिगेशन है, अगर मेरा कस्टमर तेरे पास गुड्स ठीक कराने आए ना, तो उसके पार्ट्स भी फ्री में रिप्लेस कर दियो, तो उसकी सर्विसिंग वगैरह जो करनी हो, रिपेयर वो भी कर दियो, तो पैसा उससे मत लियो, मुझसे ले लियो। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, डीलर ने, ZAPL ने कस्टमर को फ्री में रिपेयर सर्विसेज दी, बट उसके लिए रिकवरी करी मैन्युफैक्चरर से। अगर आप रेसिपिएंट की डेफिनेशन देखोगे, रेसिपिएंट बोलता है रेसिपिएंट वो है, वो इज लायबल टू पे कंसिडरेशन। यहाँ पे लायबल टू पे कंसिडरेशन मैन्युफैक्चरर है, देयरफॉर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर रेसिपिएंट है, डीलर सप्लायर है, देयर इज अ सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विसेज बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर। उसके लिए टैक्स इनवॉइस जाना चाहिए था। सर्कुलर बोलता है टैक्स इनवॉइस की जगह आप डेबिट नोट भी दे सकते हो, तो ठीक है भाई, आपने डेबिट नोट दिया है तो टैक्सेबल होगा रिपेयर सर्विसेज 2,20,000। अब IGST होगी या आपका C+S होगा, तो उस केस में भी अगर देखोगे रिपेयर सर्विसेज कोई स्पेसिफिक केस तो है नहीं, नॉर्मल केस में ही होती है। तो मेरे हिसाब से तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो 12(2) के अंदर ही निकलनी चाहिए। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर वो भी रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड कहाँ पे, ग्वालियर MP में, देयरफॉर लोकेशन ऑफ सप्लाई इन गुजरात, रेसिपिएंट इन ग्वालियर, देयरफॉर IGST इस पे लगना चाहिए, तो मैंने इस पे IGST लगाया है। नाउ टैक्स रेट क्या लगेगा, टैक्स रेट रिपेयर सर्विसेज का क्या हमें गिवन है, नहीं गिवन है, बट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 18% IGA, मतलब 18% का रेट लगाओगे ऑल अदर सर्विसेज पे या ऑल अदर गुड्स पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे 2,20,000 इंटू 18%, ये आपका आता है 39,600। इसके ऊपर मैंने IGST का कर दिया, प्लस यहाँ मैंने दिया हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने कैसे डिटरमाइन किया, प्लस ये सप्लाई कैसे होता है ये मैंने बताया, मैंने आपको ओरली बता दिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ये बोलता है मैंने इलेक्ट्रिक कार सेल करी है 15 अक्टूबर को, विच वॉज रिपोजेस्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर ऑफ लोन मिस्टर शेखर एंड रजिस्टर्ड पर्सन। तो प्रोविजन जो होता है बेसिकली रूल 32 के अंदर ये वाले केसेस कवर्ड हैं। इस केस के अंदर क्या बोलता है कि अगर आपने सेकंड हैंड गुड्स, बेसिकली जो गुड्स थे वो आपने रिपोजेस्ट करके, जो बायर था उससे रिपोजेस्ट करके बेचे हैं, तो उस केस में अगर वो बायर अनरजिस्टर्ड पर्सन था तो वहां पे आपको GST क्या पे करना होगा, सेल माइनस परचेज प्राइस। और ये बोलते हैं उस केस में परचेज प्राइस कैसे निकलेगा, जितने का बायर ने खरीदा था उसमें से 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर माइनस कर दो, उस कितने पीरियड के लिए, जब से उसने परचेज किया था उस दिन से लेके जिस दिन आपने सेल किया उस दिन तक। तो अगर इस केस में देखोगे डेट ऑफ परचेज था 1 जनवरी, डेट ऑफ सेल है 15 अक्टूबर, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो 7 तो पूरे क्वार्टर आते हैं, 8th पार्ट आता है, बट आपको पार्ट क्वार्टर भी एक क्वार्टर कंसिडर करना है, तो 8 क्वार्टर है, तो 8 इंटू 5% 40% होते हैं, तो 7 लाख की परचेज प्राइस थी, अगर मैं उसमें से 40% माइनस करूंगा तो मेरा अमाउंट आएगा 4,20,000। सेल मैंने 5 लाख पे करी तो मेरा 80,000 का मार्जिन हो जाएगा। अब रेट की अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार पे 2.5% इंट्रा, और वो सिंस क्वेश्चन के अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, शेखर कहाँ लोकेटेड है कहाँ नहीं, ये सब नहीं गिवन है, देयरफॉर जैसे क्वेश्चन ने बोला था कि गिवन नहीं है तो आप इंट्रा मानो, मैंने इसे इंट्रा माना है, तो 80,000 इंटू 2.5% CGST और इतना ही आपका SGST आ जाएगा। नाउ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी का, अच्छा इसके बाद इसमें बोला है कि कुछ क्रेडिट नोट वाली ट्रांजेक्शन, तो क्रेडिट नोट तो मैन्युफैक्चरर ने मेरे को दिया नहीं, मेरी इनवर्ट ट्रांजेक्शन है ना, तो जो कस्टमर के लिए मैंने रिप्लेस करे हैं गुड्स वो तो फ्री में करे हैं, तो वो तो सप्लाई बनेगा नहीं, वो गुड्स रिप्लेस करने के बाद मैंने मैन्युफैक्चरर से क्रेडिट नोट लिया है, तो वो मेरी इनवर्ट वाली ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट है, वो मैं इनवर्ट के साथ देखूंगा, तो अभी इसे छोड़ देते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो मेरे को इन्होंने दी हुई थी एक तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई में कि मैंने शेयर्स दिए हैं एम्प्लॉयज को, तो पहली बात मैंने जो एम्प्लॉयज को कुछ भी बेनिफिट देता हूँ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो शेड्यूल 3 का पार्ट बन जाते हैं सर्कुलर की वजह से, उनके ऊपर कोई GST नहीं लगता। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, सिक्योरिटी ना ही गुड्स होती ना ही सर्विस होती, तो चाहे मैंने जो उसका परचेज करा है होल्डिंग कंपनी से, यानी होल्डिंग कंपनी से जो शेयर्स लिए हैं मैंने या जो एम्प्लॉय को दिए हैं, दोनों ही पे कोई GST ट्रीटमेंट नहीं आएगा, देयरफॉर होल्डिंग कंपनी वाली ट्रांजेक्शन पे कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। नाउ उसके अलावा एक एक्सटेंडेड वारंटी की 3 लाख की ट्रांजेक्शन दी गई है, तो अब भाई एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर GST रेट दिया हुआ है 18%। अगेन इसमें दो अजम्पशन की, एक्सटेंडेड वारंटी मैंने खुद ने दी है या मैन्युफैक्चरर ने दी है। अगर मैंने खुद ने दी है तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट बनेगा, और सिंस एक्सटेंडेड वारंटी पे 18% GST दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि ये डिटेल इसमें दी नहीं है इंटर और इंट्रा की,
तो मैं इसे इंटर मानूंगा, तो 9% के हिसाब से 27,000 आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। प्लस सेकंड अजम्पशन हमने ये भी ले सकते हैं कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ने दी है, हमने नहीं दी है, तो उस केस में मेरी ये कोई आउटवर्ड लाइबिलिटी नहीं होगी, नील 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 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर इसके बेसिस पे देखोगे तो जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज आएगी वो अल्टरनेट 1 के अंदर आएगी 12,15,000 IGST, 12,72,000 CGST, 12,72,000 SGST, ठीक है। और ऑल्टरनेट 2 के अंदर IGST की सेम रहेगी बट C और S की 13,09,000 13,09,000 हो जाएगी। नाउ अगर मैं रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी देखता हूँ तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक तो ट्रांजेक्शन दी गई है पर्सनल गारंटी की, तो पर्सनल गारंटी विदाउट कंसिडरेशन डायरेक्टर ने दी है, तो इस पर भी CBIC क्लैरिफिकेशन था अगर आपने पढ़ा होगा, तो कि जो एज पर RBI नॉर्म्स अ डायरेक्टर कैन नॉट चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर गारंटी एंड देयरफॉर इस गारंटी की ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं निकल सकती, देयरफॉर इसकी वैल्यू निल होती है एंड हेंस यहाँ पे आपकी कोई GST नहीं आएगा, देयरफॉर निल निल निल, ठीक है ना। उसके बाद आपने ना एक कमीशन दिया है, तो जो CBIC का क्लैरिफिकेशन है जो क्लियरली बताता है कि होल्डिंग कंपनी के शेयर अगर आप सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रही है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, वो ये भी बोलता है कि भाई देखो वो सिक्योरिटी नहीं है, शेयर्स जो सिक्योरिटी है वो गुड्स या सर्विस नहीं है, बट उन्हें फैसिलिटेट करने वाली सर्विसेज जो होती है उन पर तो GST लगेगा। देयरफॉर जो कमीशन आपने 12 लाख का दिया है वो ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करने के लिए, इट इज नथिंग बट एज एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, देयरफॉर इसकी वजह से आपको उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर रेट स्पेसिफाई अलग से नहीं है, तो 18% वाला उन्होंने बोला है तो हमने 18% लिया है, 12 लाख इंटू 18% 2,16,000 की मेरी IGST लाइबिलिटी आ जाएगी। तो मेरा RCM 2,16,000 निल निल, CGST SGST में कोई RCM लाइबिलिटी है ही नहीं, ये मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे वो बनेगा लाइबिलिटी। तो अगर आप देखोगे मेरी FCM की लाइबिलिटी मैंने निकाल लिया, RCM की निकाल लिया, मेरे को IT से निकालना पड़ेगा। तो IT से निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रिफर्बिशमेंट एक्सपेंसेस हैं इसके ऊपर हम ITC नहीं ले सकते, ऐसा कहीं से नहीं आता, वो नोटिफिकेशन भी और रूल 32 भी बोलता है कि जो कार आप सेकंड हैंड बेच रहे हो, जो गुड्स आप सेकंड हैंड बेच रहे हो उसके ऊपर ITC नहीं लेना, बट उसके लिए मैं कोई रिपेयर सर्विसेज वगैरह मैं ले रहा हूँ तो उसके ऊपर भी ITC नहीं मिलेगा, लॉ से कहीं नहीं आता। प्लस मल्टीपल एडवांस रूलिंग्स है जो बोलती है आप इनके ऊपर ITC ले सकते हो। ICI क्या स्टैंड लेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हो सकता है ICI से स्टैंड ले कि नहीं ले सकते, बट आई एम क्वाइट श्योर कि ICI भी बोलेगा ITC ले सकते हो। देयरफॉर रिफर्बिशमेंट एक्सपेंस 50,000 का आपने किया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ITC मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको दिया हुआ था कि रजिस्टर्ड सप्लायर से किया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट आपको ये नहीं बताया सप्लायर कहाँ है कहाँ नहीं, तो हमारे पास साइड डिटेल नहीं है तो हम इंटरेस्ट रेट ही मानेंगे। प्लस इसका कोई अलग से रेट तो स्पेसिफाई नहीं है, 9% वाला रेट 4500 CGST SGST का मैं ITC ले लूंगा ना। अब जो मैंने कार परचेज करी है पेट्रोल वेरिएंट की फ्रॉम माई मैन्युफैक्चर, उसमें बोला 5 कार हैं 10 लाख ईच की है, 1200 सीसी वाली, अबव 1200 सीसी और पेट्रोल कार है ना। सबसे पहले रेट देखूंगा, पेट्रोल कार का 1200 सीसी से ऊपर वाले का रेट है, अबव है क्या है, वेरिएंट अबव 1200 सीसी परचेज फ्रॉम VTZ मोटर्स, तो हाँ पेट्रोल है ना। तो पेट्रोल वेरिएंट का अगर आप अबव 1200 सीसी का रेट देखोगे तो 20%। पेट्रोल वेरिएंट पे भी अबव 1200 सीसी 20% CGST, 20% SGST, 40% IGST, ठीक है। अब इसमें मेरे को दिया हुआ है 10 लाख का 5 कार परचेज करिए और अबव 1200 सीसी वाली हैं, तो अगर आप 1200 सीसी वाली हो तो 40% का टैक्स लगेगा। उसमें से 2 कार पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने यूज़ करी तो 17,500 में ब्लॉक क्रेडिट होगा, 3 कार मैंने डेमो कार के लिए यूज़ करी, डेमो कार पे क्रेडिट मिलता है, सर्कुलर ने भी क्लैरिफाई किया था, तो 3 कार के रेस्पेक्ट में मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, 40% का GST लगेगा। प्लस इंटर है या इंट्रा, तो अगेन मेरा मैन्युफैक्चर कहाँ पे है, ग्वालियर में MP में, और मैं हूँ गुजरात में, तो गुड्स की मूवमेंट तो ही होगी, मेरे पास तो आएंगे ही आएंगे, चाहे मैं लेकर आऊँ चाहे वो लेकर आऊँ, तो देयरफॉर यहाँ पे भी IGST मेरे हिसाब से लगना चाहिए। देयरफॉर अगर आप देखोगे तो जो 2 कार्स हैं ट्रांसपोर्टेशन वाली इसमें निल 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 ITC नहीं मिलेगा, बाकी डेमो कार पे ITC मिल जाएगा, कितना 10 लाख इंटू 3 30 लाख, उसका 40% 12 लाख का IGST, इतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक कार देखोगे तो 5 इलेक्ट्रिक कार ली हैं, ट्रांसपोर्टर को 29 अक्टूबर को मिल गई हैं, बट हमें मिली हैं 2 नवंबर को, तो इस पर भी क्लैरिफिकेशन इशू हुआ था बिकॉज 16(2)(b) के अंदर अगर मेरे ट्रांसपोर्टर ने भी गुड्स रिसीव कर लिया तो डीम टू माना जाएगा, मैंने रिसीव कर लिया, देयरफॉर ऑल्दो मेरे को 2 नवंबर को गुड्स रिसीव हुए, बट मैं क्रेडिट 29 अक्टूबर के हिसाब से अक्टूबर के रिटर्न में ही ले सकता हूँ। तो 60 लाख है, अगेन IGST प्लस इलेक्ट्रिक कार है तो 5% का रेट लग जाएगा, तो 60 लाख इंटू 5% 3 लाख का क्रेडिट मेरे को यहाँ मिल जाएगा। प्लस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि मेरे को, अगर आप यहाँ पे देखोगे 2.5 लाख की वैल्यू का क्रेडिट नोट रेज किया है मेरे मैन्युफैक्चरर ने, तो उस क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में मेरे को ITC रिवर्स करना होगा, तो 2.5 लाख और आपको कुछ रेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी कार से रिलेटेड है, नहीं इसके अंदर ये दिया हुआ कौन सी कार से रिलेटेड है, तो मैं तो जनरल रेट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 18% वही लगाऊंगा, तो 18% हिसाब से 45,000 माइनस कर दूंगा, तो जो मेरा फाइनल क्रेडिट आएगा वो IGST के अंदर मेरा क्रेडिट आएगा 12 लाख और 3 लाख 15 लाख माइनस 45,000 14,55,000 क्रेडिट आएगा।
सी और एस में 4500 को क्रेडिट आएगा मेरा, दिस इज़ माई क्रेडिट। तो अगर अब मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरा एफसीएम वाली लाइबिलिटी थी, एफसीएम वाली लाइबिलिटी अगर मैं देखूंगा तो 12,15,000, दो ऑप्शन थे, उसमें से जो मेरा आईजीएसटी वाला आईटीसी है 14,55,000 में से 12-15 तो पूरा आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज हो जाएगा, तो इन एनी ऑफ दी ऑप्शन मेरा आईजीएसटी का तो एफसीएम के अंदर नील में कैश पे होगा। उसके बाद दो ऑप्शन मेरे को इसमें अलग अलग गिवन थे बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी, तो ऑप्शन नंबर 1 में मैं पूरा क्रेडिट जो है सी वाला वो तो यूटिलाइज करूंगा, आईजीएसटी का जो 14,55 में से 12-15 यूज हो गया, तो 2,40,000 क्रेडिट जो बचा मैंने सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर दिया, तो मेरा आंसर आएगा या तो 10,27,500 या 10,64,500 डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंडेड वारंटी वाला। एसजीएसटी के अंदर मेरा सिर्फ 4,500 क्रेडिट मेरे पास पड़ा है, वो मैं यूज़ कर लूँगा, तो 12,67,500 आंसर होगा, या फिर मेरा 13,4,500 आंसर होगा, प्लस आरसीएम की जो मेरी 2,16,000 की लाइबिलिटी है कमीशन की जो मैंने अपनी होल्डिंग कंपनी को दिया है, वो तो पूरा कैश में डिस्चार्ज होता है, तो देयरफॉर मेरा कैश में डिस्चार्ज होगा। टोटल पेबल इन कैश या तो 2,16,000, ऑप्शन 1 10,27,500, 12,67,500, या ऑप्शन 2 आपका डिपेंडिंग ऑन की एक्सटेंडेड वारंटी का क्या ट्रीटमेंट है, अकॉर्डिंगली ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट किए, आपका एनालिटिकल एबिलिटी चेक करिए, एप्लीकेशन बेस्ड आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सब इन्होंने चेक किया। आई हैव ट्राइड कि कोई गलती ना हो, बट स्टिल अगर कोई गलती हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैंने आपको नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में दिया, मेरे को बता सकते हो एंड ट्राई टू टेल मी ऑन व्हाट्सएप। उसका जो अपडेटेड अगर मेरे को भी लगेगा कि हाँ आपका सही है मेरा गलत है, तो मैं अपना जो अपडेटेड सोल्यूशन होगा वो यूट्यूब कमेंट में पिन कर दूंगा। यूट्यूब पे वाई एम अवॉइडिंग कि आप लोग डालो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको ऑडियो में वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ, बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन होते हैं, टाइप करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। इंस्टेड अगर आप अपनी इंटरप्रिटेशन मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दोगे तो मैं ऑडियो नोट करके आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, और आपकी अगर इंटरप्रिटेशन सही हुई, मेरे को लगा मेरी कहीं गलती है, तो आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब कमेंट पिन करके कि यहाँ पे इसे ठीक कर लो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज कैटेगरी का क्वेश्चन था। ए पार्ट अगर इसका देखोगे तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट टेस्टेड थे, बट इतना भी कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया था, हमसे बोला गया था ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी बताओ फंड टूर लिमिटेड की बिफोर एडजस्टिंग एनी आईटीसी, ठीक है, और हर उसका आइटम का अलग से ट्रीटमेंट बताओ। तो अगर क्वेश्चन के अंदर देखोगे, फंड टूर्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है आपका पंजाब के अंदर, अक्टूबर 25 की ट्रांजेक्शन दी गई है। सबसे पहले ये बोलता है टूर ऑपरेटर सर्विसेज दी है न्यूजीलैंड टीम को विच वॉज ऑन विजिट टू इंडिया। अच्छा, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, टैक्स रेट दिया हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई का इसमें ही वही बोला हुआ है कि या तो इंट्रा मान लो, डिटेल है तो खुद निकाल लो। तो अच्छा पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है। तो अब इसमें टूर ऑपरेटर सर्विसेज आपने दी हैं न्यूजीलैंड टीम को, यानी फॉरेन टूरिस्ट हो गए वो, जो कि इंडिया में विजिट में थे। तो पूरा टूर था वो पूरा नेपाल और भूटान में हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो आईजीएसटी की एग्जाम्पशन होती है कि अगर फॉरेन टूर ऑपरेटर सर्विसेज आप दे रहे हो किसी भी फॉरेन टूरिस्ट को, पूरा टूर इंडिया से बाहर कंडक्ट हो रहा है, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। देयरफॉर इस 7 लाख के ऊपर तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, देयरफॉर निल निल निल। उसके बाद सेकंड इसमें जो सर्विसेज दी गई है, स्नैक्स एंड मैगजीन सप्लाई करिए आपने ऑन बोर्ड टू दी ओमनीबस फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, सच गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड इन पानीपत। तो चंडीगढ़ से दिल्ली एक ओमनीबस जा रही थी, उसके ऊपर आपने मैगजीन्स एंड स्नैक्स सप्लाई करें, बेसिकली गुड्स क्वालिफाई होते हैं। सेक्शन 10 बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स सप्लाई हुए हैं ऑन बोर्ड, तो जिस जगह से वो टेकन ऑन बोर्ड हुए हैं वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। यहाँ पे पानीपत से हुए हैं तो हरियाणा आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लोकेशन ऑफ सप्लाई मेरे को पंजाब दिया हुआ है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई पंजाब में है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा में, तो यहाँ मेरा आईजीएसटी चार्ज होगा 50,000 पे, आईजीएसटी 18%। क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन है, तो मेरे यहाँ पे 50,000 पे 80%, 18% जीएसटी, 9,000 आपका चार्ज हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है फाइन आपने यूपी गवर्नमेंट को दिया है फॉर ओवर स्पीडिंग, तो इस पर लिक्विडिटी डैमेजेस का सर्कुलर भी है, प्लस इन जनरल भी सर्विस क्वालिफाई नहीं होता बिकॉज आप पेनल्टी आपने कुछ लॉ का वायलेशन किया, तो इट्स नॉट अ कंसिडरेशन, देयरफॉर यहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं आता। उसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो आप इंट्रास्टेट ओमनीबस से ईसीओ के ऊपर, ईसीओ के थ्रू, तो क्या ईसीओ के अंदर ओमनीबस नोटिफाई है? हाँ, 95 के अंदर नोटिफाई है ओमनीबस, ओमनीबस पर, लेकिन वो बोलते हैं कि जो सप्लायर है ओमनीबस की ट्रांसपोर्टेशन का जो सप्लायर है वो कंपनी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो हम कंपनी है, देयरफॉर 95 वाली नोटिफिकेशन हमारे पे नहीं लगेगी, देयरफॉर ईसीओ को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, हमें टैक्स पे करने की जरूरत है। बट अगर हमें भी टैक्स पे करने की जरूरत है, आपको ध्यान हो स्टेज कैरियज नॉन कॉन्ट्रैक्ट नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज नॉन एसी स्टेज कैरियज केस में एग्जाम्पशन अवेलेबल होती है, बट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि नॉन एसी है एसी है। तो अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व किया है। तो मैंने इसके अंदर एक अजम्पशन ली है कि ये नॉन एसी है, उस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एसी के केस में अब सिंस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन सारी नहीं है कि किसको ट्रांसपोर्टेशन, क्वेश्चन के अंदर सॉरी मेरे को मेंशन है कि इंटरेस्ट रेट दिया है, सो देयरफॉर इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो एक में मैंने माना है कि ये एसी है, उस पर जीएसटी लग जाएगा, और नॉन एसी वाले में आपका ऑल्टरनेट अजम्पशन 0 0 आंसर आ जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज,
तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने एक समर टूर फेयर है जो कि ग्रीन सिटी लायंस क्लब एक एनजीओ उसने ऑर्गेनाइज किया है, एंड उसको हमने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज उसको हमने स्पॉन्सर किया है। तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी किसने है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है एनजीओ ने। किसे दी है? फन टूर यानी बॉडी कॉर्पोरेट को। तो अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देता है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म को, तो उसमें आरसीएम में टैक्स पे होता है। देयरफॉर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरसीएम के अंदर टैक्स पे होगा। प्लस यहाँ पे अगर देखोगे सर्विसेज का ये एनजीओ जो है ये भी आपकी पंजाब में है और मैं भी पंजाब में हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट रेट होगा और उस पर आपका सी और एस लग जाएगा। तो 2 लाख पे 9% CGST और SGST दोनों आंसर मैंने आपको दिए हैं। ऑप्शन 1 के अंदर 9,000, 32,400, 32,400, ऑप्शन बी के अंदर 9,000, 18,000 और 18,000। ये किस पे डिपेंड करता है कि मेरा ओमनी बस वाले में AC है या नॉन AC है, अकॉर्डिंगली मैंने आपको इसमें आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2A ये था। 2B थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है? इसमें थोड़ा सेल्स प्रमोशन, सेकेंडरी डिस्काउंट्स उन सबको घुमा के पूछा है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा, तो इस वजह से मैं इसे डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से इसे सॉल्व किया है कि मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। बाकी लेट्स सी हाउ ICI सॉल्व्स इट। बट एक अच्छा क्वेश्चन था ये कि अगर आपने वैसे ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो इतना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, बट आपको इसमें कुछ अजम्पशंस वगैरह लेने होंगे, तो सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं उस प्रोविजन को इसमें लगा सकता हूँ, बिकॉज डायरेक्टली वो इससे डील नहीं करते थे। क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या पूछा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लायर अंडर GST लॉ इन ईच ऑफ द अबव केसेस सेपरेटली विद करेक्ट लीगल प्रोविजन। ठीक है, ऊपर मेरे को क्या बोला है? पारिक इंडस्ट्रीज में कंपनी है जो कि GST में रजिस्टर्ड है, अहमदाबाद गुजरात में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। ऑन 1 अक्टूबर को उसने कुछ 100 VIP टिकट खरीदे 5,000 ईच के फॉर एन अपकमिंग फाइनल क्रिकेट मैच जो कि 30 अक्टूबर को होना था। उसके बाद उसने उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टिकट्स को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? सबसे पहले उसने 20 टिकट अपने 5 क्लाइंट्स को दिए नॉन रिलेटेड एज गुडविल जेस्चर। तो इसमें सबसे पहले मैं देखूँ क्या कोई कंसिडरेशन उसने चार्ज किया? नहीं कंसिडरेशन चार्ज किया, सेक्शन 7(1)(a तो नहीं लग सकता। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन में बहुत क्लियरली अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स नॉट अ रिलेटेड पार्टी। देयरफॉर रिलेटेड पार्टी नहीं है तो शेड्यूल 1 भी नहीं लग सकता। देयरफॉर ये ट्रांजेक्शन ही मेरी नो सप्लाई हो जाएगी। जब एक बार ट्रांजेक्शन नो सप्लाई हो गई तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता। उसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट में आता हूँ तो सेकंड पार्ट में ये बोलता है 2 टिकट्स ईच टू 15 डीलर। हर 15 डीलर में हर किसी को हमने 2 टिकट्स दिए हैं जो कि नॉट रिलेटेड है, एज द पार्ट ऑफ स्कीम वेयर डीलर्स वर प्रॉमिस्ड टू 2 complimentary tickets of the final cricket match if they achieve 50% more target in their actual half yearly target। तो इसमें ना बेसिकली क्या है कि अगर आपने 50% मोर कर लिया अपने एक्चुअल हाफ ईयरली टारगेट से तो आपको 2 टिकट्स देंगे। तो उन्होंने जो अचीव कर लिया उन्होंने 2 टिकट्स दिए हर डीलर को। 15 डीलर है। नाउ इसमें अगर आपको ध्यान है सेकेंडरी डिस्काउंट में केस होता है कि अगर आपकी सेल ज़्यादा हुई, आपने टारगेट अचीव किया तो हम आपको इतने % पोस्ट सेल डिस्काउंट देंगे। तो क्या वो एक सेपरेट कंसिडरेशन होता है फॉर प्रमोशन एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द डीलर्स? तो इसके ऊपर CBIC का भी सर्कुलर था कि भाई देखो जो आप सेल्स एक्स्ट्रा अचीव कर रहे हो ना वो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि उसका इंसिडेंटल बेनिफिट आपके मैन्युफैक्चरर को भी हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं आप सेपरेट सर्विसेज दे रहे हो। तो इस केस में जो मैंने टारगेट अचीव किया है वो कोई सेपरेट सर्विस नहीं है, सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे भी विदाउट कंसिडरेशन में उन्हें ऐसी 2 टिकट दे रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, बट कंसिडरेशन भी तो होना चाहिए ना। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एक वन चीज है, सप्लाई बनने के लिए कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं बनेगा सेक्शन 7(1) के अंदर। प्लस नॉट रिलेटेड पार्टी है, सो देयरफॉर शेड्यूल 1 भी नहीं लगेगा। देयरफॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर मेरा नो सप्लाई बन जाएगा, GST नहीं लगेगा। उसके बाद मेरे को दिया हुआ है कि इसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से 15 टिकट दिए हैं एज परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। तो मैंने उसे गिफ्ट दिया है, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है। तो 7(1)(a तो नहीं लगेगा बिकॉज कंसिडरेशन नहीं है, बट 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 वो बोलता है अगर रिलेटेड पर्सन रजिस्टरिंग पर्सन के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो सप्लाई मानी जाती है विदाउट कंसिडरेशन भी। एम्प्लॉय मेरा रिलेटेड पर्सन होता है। प्लस एक प्रोवाइजो बोलता है शेड्यूल 1 का कि अगर आप गिफ्ट अप टू 50,000 है तो उस केस में आपका GST नहीं लगेगा, बट उससे ज्यादा है तो GST मतलब सप्लाई बनेगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं मैंने 15 सॉरी इसमें वैल्यू क्या है, इसमें मैंने कितने दिए हैं? मैंने 15 टिकट दिए हैं और मेरा एक टिकट 5,000 का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ये हैं आपके 15 टिकट इंटू 5,000, तो मेरा 75,000 की वैल्यू बनती है। 50,000 से ज़्यादा सप्लाई बन जाएगा। यहाँ पे एक ऑल्टरनेट व्यू भी लिया जा सकता है जो ICI ने अपनी बुक्स में क्लैरिफाई नहीं किया, बट एक व्यू है जो एक डिस्प्यूटेड रहता है कि अगर मेरा 50,000 से ज़्यादा हुआ गिफ्ट तो क्या 50,000 से जितना एक्सेस है, यानी इस केस में जो 25,000 एक्स्ट्रा है वही सप्लाई बनेगा या पूरा 75,000 सप्लाई बन जाएगा? जनरली ICI अपने क्वेश्चन में 75,000 पूरा सप्लाई मान के चलता है, बट कुछ ऑल्टरनेट भी है। तो इसमें हो सकता है ICI इंस्टेड ऑफ 75,000 सिर्फ 25,000 को सप्लाई माने, और हो सकता है 75,000 को सप्लाई माने, हो सकता है दोनों आंसर दे दें।
मेरे व्यू में अगर 75 भी लिख के आया तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए, बट हाँ दूसरा व्यू भी इसमें एग्जिस्ट करता है, तो लेट्स सी आईसीआई से कैसे सॉल्व करेगा। नाउ अगर इसका फोर्थ पार्ट अगर आप देखोगे तो फोर्थ पार्ट के अंदर बोला 20 टिकट्स दिए आपने मिस्टर पटेल को, जो कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, एज अ पार्ट ऑफ फैमिली स्पोर्ट्स थिट, बेनिफिट डिफाइंड इन द एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो भाई देखो सिंपल कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू आप देखोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 20 टिकट इंटू 5000 1 लाख है, यानी 50,000 से तो ज्यादा है। तो क्या इसे भी सप्लाई मान लूँ मैं शेड्यूल 1 के अंदर? तो देखो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, एक ना सर्कुलर 172 था, उसने बोला था कि जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है वो तो नो सप्लाई होता है शेड्यूल 3 के अंदर, कोई डाउट नहीं। इन्होंने बोला था उस सप्लाई के बदले में अगर कोई परक्विजिट या गिफ्ट आप एम्प्लॉय को देते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि शेड्यूल 1 बोलता है सप्लाई है, बट शेड्यूल 3 बोल रहा है सप्लाई नहीं है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? तो शेड्यूल 3 जो है ना, शेड्यूल 1 जो है वो सेक्शन 7(1) के अंदर आता है, शेड्यूल 3 सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर आता है, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लियरली ओवरराइड करता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 को। तो अगर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 1 में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो शेड्यूल 3 प्रिवेल करता है। तो इस केस में देयरफॉर सिंस वो मेरे एम्प्लॉयमेंट लेटर का पार्ट था, देयरफॉर शेड्यूल 3 लगेगा, वो सर्कुलर लगेगा 172 और उस पर जीएसटी पे नहीं होगा, देयरफॉर फोर्थ पॉइंट में भी कोई जीएसटी पे नहीं होगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट के अंदर बोला है 15 टिकट्स टू 15 एम्प्लॉयज एज परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, नो अदर कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट गिवन टू दीज एम्प्लॉयज। तो इसमें ये नहीं बोला 15 टिकट्स ईच टू 15 एम्प्लॉयज, है ना, इसमें बोला 15 टिकट्स टू 15 एम्प्लॉयज, यानी एक टिकट एक एम्प्लॉय को दिया होगा। तो इसमें सबके केस में अगर देखोगे तो 50,000 से कम की वैल्यू है, और मेरे को दिया हुआ है कोई और कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट भी नहीं दिया, तो ये भी सप्लाई नहीं बन पाएगा, देयरफॉर यहाँ पे भी कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगी। तो इस केस में सिर्फ एक पॉइंट नंबर 3 के अंदर में टैक्सेबल वैल्यू 75,000 की आ जाएगी। हमने 5,000 की वैल्यू लिया बिकॉज हमने परचेज उतने में कराया, तो जनरली हम मान सकते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू वही है, तो रूल 28 के हिसाब से वही वैल्यू हमने यहाँ पे भी ली है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कैटेगरी में मैंने इसे डाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, तो यार देखो अगर आपने कस्टम्स रूल्स ढंग से पढ़े हैं, इंटरप्रिटेटिव नोट्स ढंग से पढ़े हैं, स्टडी मैट में से ही या किसी के नोट्स में से भी, तो ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था, बहुत टाइम सेविंग क्वेश्चन था। ऑल्दो कुछ सम पीपल आर सेइंग कि अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, क्लियरली आईसीआई के कंटेंट में ही ये चीज़ लिखी हुई है। तो लेट्स सी क्या था इस क्वेश्चन में। हमको क्या निकालना है? एसेसेबल वैल्यू निकालनी है नियरेस्ट रुपी में। हमको दिया हुआ है, हमने इंपोर्ट करी है मशीन यूएसए से, इनवॉइस वैल्यू 30,000 यूएसडी है, 1% लोडिंग चार्जेस लोड एयरपोर्ट पे ले रहे हैं, तो हमें पता है जो लोडिंग चार्जेस हम उधर वाले एयरपोर्ट पे देते हैं जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो मेरा एफओपी का पार्ट बनता है। एडिशनल अमाउंट आपको दे रखी है, कोई चार्जेस आपने पे करें एक्सपोर्टर को फॉर राइट टू रिप्रोड्यूस इन इंडिया द इम्पोर्टेड मशीन। तो जो आपका रूल 10 है, रूल 10(1)(c) है, उसका इंटरप्रेटिव नोट बहुत क्लियरली ये बात बोलता है, अगर आप कोई भी चार्जेस दे रहे हो इंपोर्टेड गुड्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने के, तो वो असेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनते हैं, देयरफॉर ये असेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड चीज, इरेक्शन एंड असेंबलिंग चार्जेस पेड फॉर असेंबलिंग एट इंडियन पोर्ट टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। तो इंडियन पोर्ट पे इरेक्शन एंड असेंबली चार्जेस दे रहे हो, तो अगर आप रूल 3 का इंटरप्रेटिव नोट्स पढ़ोगे ना, वो बहुत क्लियरली बोलते हैं कि अगर आप कोई भी चार्जेस दे रहे हो इरेक्शन असेंबली और इन सब चीजों के लिए आफ्टर द इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो असेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनते। तो यहाँ पे इंडियन एयरपोर्ट पे दे रहा हूँ इंपोर्ट होने के बाद, तो देयरफॉर ये भी असेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद रूल 10 ही बोलता है कि कोई भी मटेरियल या कंपोनेंट बायर ने सप्लायर को यानी एक्सपोर्टर को सप्लाई करे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और रिड्यूस्ड कॉस्ट, और उसका जो अमाउंट है वो प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, तो वो इंक्लूड करोगे, तो 4,000 का एक्चुअल कॉस्ट है, 3,000 मैंने दिया तो 1,000 और मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एयर फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस मेरे को बोला हुआ है असर्टेनेबल नहीं है, तो एयर फ्रेट मैक्सिमम 20% ऑफ कस्टम्स एफओबी हो सकता है, और इंश्योरेंस चार्जेस अगर असर्टेनेबल नहीं है तो 1.125% ऑफ कस्टम्स एफओबी एक्सचेंज रेट मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अगर इसमें मैं क्वेश्चन देखता हूँ, बहुत सिंपल, प्राइस एक्चुअली पेड के 30,000 तो यूएसडी है, 1 प्लस लोडिंग चार्जिंग है, तो 30,300 यूएसडी हो गया। रूल 10(1)(b) के अंदर जो मटेरियल सप्लाई किया है तो डिफरेंशियल 1,000 यूएसडी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। पेमेंट फॉर राइट टू प्रोड्यूस इंक्लूड नहीं होगा, मैंने बता दिया। उसके बाद इरेक्शन असेंबली चार्ज इंक्लूड नहीं होगा, तो मेरी कस्टम्स एफओबी आ जाएगी 31,300 यूएसडी। फ्रेट मैक्सिमम 12% ऑफ कस्टम्स एफओबी हो सकता है, तो 6260 यूएसडी आ जाएगा। इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है तो 1.125% ऑफ कस्टम्स एफओबी ये आ जाएगा। असेसेबल वैल्यू मेरी यूएसडी में आ जाएगी, रुपीज में अगर मैं 80 से कन्वर्ट करूंगा तो 30,32,970 मेरी असेसेबल वैल्यू रहेगी। बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, करना चाहिए था जिसने अगर गलत किया, सही क्वेश्चन होना चाहिए था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A। 3A के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या हमसे पूछा है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन विद एक्सप्लेनिंग रिलेवेंट प्रोविजन अंडर सीजीएसटी एक्ट इन ब्रीफ। ठीक है, तो क्यू टैक्स
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, उसने एक रेजिडेंशियल हाउस लिया है मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए फ्रॉम मिस्टर राठी, जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो भाई आप रेजिडेंशियल हाउस अगर लेते हो तो रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेते हो, बट अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस पर जीएसटी आरसीएम में ही पे होता है। तो बेसिकली ऑल्दो आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। एनी पर्सन से अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे लेते हो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस पर आरसीएम लगता है। तो इसके ये आरसीएम का केस है। इनवॉइस जो था रेंट का वो 31 जुलाई को रेज हो गया था। पेमेंट रेंट की ड्यू डेट थी 7 अगस्त, एंड एमडी जो थे वो बिजनेस ट्रिप पे थे, तो पेमेंट आपकी 15 अक्टूबर को ही हो पाई, बट बुक्स में रिकॉर्ड हो गई थी 14 अक्टूबर को। मिस्टर राठी जो सप्लायर थे उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट हिट हुई 15 अक्टूबर को। क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, ऑल्सो डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन दी अबव केस। तो अब इसमें एक कंफ्यूजन था कि इसके लिए पूछ रहा है या इसके लिए ही पूछ रहा है, तो मैंने दोनों के केस में इनवॉइस का प्रोविजन भी इसमें मेंशन करके दिया है। तो अगर आप देखोगे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आरसीएम में होती है। आरसीएम इस केस में सिंस सप्लायर रजिस्टर्ड, सप्लायर भी इनवॉइस रेज करेगा, तो इसमें मेरी डेट क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट। पहली डेट क्या बोलता है, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन रेसिपिएंट की बुक्स में हुई है, या फिर डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट जो बैंक में हुई है, उन दोनों में से जो अर्लियर है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है डेट ऑफ पेमेंट बैंक से 15 अक्टूबर को हुई है, बुक्स में 14 को हुई है, तो 14 अक्टूबर आ जाएगी, प्लस 61st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस। सप्लायर इनवॉइस मेरा 31 जुलाई को आया, उससे 61st डे अगर देखोगे 30 सितंबर आएगा, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई 30 सितंबर हो जाएगी। प्लस रेंट वाले एग्रीमेंट जो होते हैं जनरली कंटिन्यूस सप्लाई में फॉलो होते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई के केस में वो बोलता है कि पेमेंट ड्यू डेट असर्टेन वाले कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस ड्यू डेट से पहले पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। तो मैं इसमें सिंस मेरे को बताया था कि ड्यू डेट जो है वो 7 अगस्त है, अगर आप देखोगे पेमेंट की ड्यू डेट 7 अगस्त है, 7 अगस्त से पहले पहले मेरा इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें बोला जीवा टेलीकॉम लिमिटेड एक टेलीकॉम ऑपरेटर है जो कि मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज देता है इंडिया में बाय सिक्योरिंग द राइट टू यूज टू स्पेक्ट्रम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द स्पेक्ट्रम एलोकेशन मॉडल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंपनी को पीरियोडिक पेमेंट करनी है 12 मंथ्स 12 इंस्टॉलमेंट में। ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, पेमेंट कंपनी ने करी 19 अक्टूबर को, और क्योंकि 20 को संडे था। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस कैसे आएगा, ये भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ड्यू डेट है आपकी 20 अक्टूबर, तो हर मंथ 20 अक्टूबर से पहले पहले आपकी इनवॉइसिंग हो जानी चाहिए। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई अगर मैं देखूंगा तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है तो जनरली आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होती है, या आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होगी। अब मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं गवर्नमेंट ने इनवॉइस की डेट क्या है, वो सब भी क्या क्या डेट है। जो ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास है पेमेंट किस दिन हुई, पेमेंट हुई मेरे पास 19 अक्टूबर को। तो इस केस में मेरे पास कोई और डिटेल नहीं है, ना मेरे पास ये है कि रेसिपिएंट को बुक्स में कब उसने एंट्री करी सर्विस की, है ना ही मेरे पास डिटेल है कि इनवॉइस गवर्नमेंट से नहीं आया, ना ही रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस की डिटेल है। मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, मेरे पास सिर्फ पेमेंट की डिटेल है। तो मेरे हिसाब से इसमें अर्लियर जिस दिन आपने पेमेंट करी है, सर्विस केस में एडवांस पे भी टैक्स होता है, तो भले ही ड्यू डेट 20 अक्टूबर थी, बट अगर पेमेंट 19 अक्टूबर को आ गई है तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई भी 19 अक्टूबर होना चाहिए। मेरा प्राइम ऑफ फेस व्यू तो यही है इस क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंगली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर आप देखोगे कंटिन्यूस सप्लाई है, बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स इनवॉइस रेज करना है, टाइम ऑफ सप्लाई 19 अक्टूबर है आपकी। उसके बाद उसने बोला है, ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो एक एवरेज क्वेश्चन है, बिकॉज में थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है स्पेशली टेलीकॉम वाले में, एंड इसका आंसर देखते हैं आईसीआई कैसे करता है। मेरे हिसाब से इसकी 19 अक्टूबर ही होनी चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई। Examining the following independent cases, answer the relevant question with regard to provision of GST law. You are approached to evaluate the correctness of advice of tax consultant. ठीक है, इसमें बोला है कि ब्लू बैंक लिमिटेड ने टर्म लोन दिया है स्काई पावर को सेटिंग अप सोलर पावर और एन एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। तो आपने कोई लोन लिया है सोलर पावर सेटअप करने, प्लांट सेटअप करने के लिए, ड्यू टू क्रंच इन वर्किंग कैपिटल स्काई पावर्स ने कुछ इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया, बैंक ने पीनल चार्जेस लगाए। अमेंडमेंट में से क्वेश्चन है, बैंक ने पीनल चार्जेस लगाए, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिकॉज कोई सर्विसेज नहीं दी है आपने, आप पेमेंट वायलेशन कर रहे हो पेमेंट शेड्यूल का, इसलिए आपसे अमाउंट लिया, तो देयर इज नो सर्विस, देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो यही मैंने लिखा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है, नो जीएसटी। अमेंडमेंट थी, सर्कुलर आया था एक, पर उससे पहले भी जो लिक्विडेटेड डैमेजेस का सर्कुलर है वो भी इसे कवर करता था। एक हाईवे है ईसीयू है जो काफ़ी सारी सर्विसेज देता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। इसकी वन ऑफ द सर्विसेज इसके रिस्पेक्ट में 95 के अंदर, जो 95 के अंदर नोटिफाई है, उसके कंसल्टेंट ने बोला है वो अपना टैक्स जो है वो 95 वाला टैक्स जो है वो आईटीसी से दे सकता है, प्लस उसे अपना आईटीसी प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। ये भी एक नया सर्कुलर आया था, पहले एक रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में सर्कुलर था, और अब एक दोबारा नया सर्कुलर आया था। 95 की जो लाइबिलिटी होती है बेसिकली वो आपका आउटपुट टैक्स नहीं होता, ईसीओ का आउटपुट टैक्स नहीं होता, वो तो सप्लायर के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है। देयरफॉर जो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी होती है, जो आपकी 95 वाली लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ कैश में पे हो सकती है, तो कंसल्टेंट का व्यू गलत है। सेकंड, सिंस वो आपकी खुद की
सर्विसेज नहीं होती थी, तो रेस्टोरेंट सर्विस में पूछो ना ही वो एग्जाम सप्लाई होती है, देयरफॉर आईटीसी रिवर्सल का रिक्वायरमेंट भी नहीं आता, तो देयरफॉर नो आईटीसी रिवर्सल रिक्वायरमेंट, देयरफॉर यहाँ कंसल्टेंट गलत है। उसके बाद एक सी है, इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वेयर हाउसिंग और बेसिकली एप्लीकेबल डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ ड्यूटी अंडर कस्टम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन और डिसाइडेड केस लो है इस पे तो, बट स्टिल चलो देख लेते हैं। चक्रा स्पिनिंग मिल्स एक इम्पोर्ट करा उसने पॉलिस्टर फाइबर 10th जुलाई को, और वो टेरिटल वाटर में आया 25 जुलाई को, और बॉन्डेड वेयर हाउस में चले गए। द गुड्स वर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, तो जिस दिन आपने वेयर हाउस में डाले उस दिन के ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती थी। उसके बाद वो वेयर हाउस से क्लियर हुए 25 सितंबर 2025 को, उस दिन एग्जामेशन नोटिफिकेशन हट चुकी थी और उनको 25% ड्यूटी का रेट आ चुका था। कस्टम डिपार्टमेंट ने 25% के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी मांगा। कंपनी ने बोला सिंस गुड्स तो इंडिया में 25 जुलाई को ही आ गए थे, देयरफॉर वो एग्जेम्प्ट ही है। क्या कंपनी का स्टैंड ठीक है? केस लो के हिसाब से बताओ। केस लो बताना मेंशन नहीं है, अगर पता था तो लिख दो, नहीं पता तो भाई मत लिखो, गलत लिखने से अच्छा। इस केस के अंदर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बहुत सिंपल केस है यार। पहली बार टैक्सेबल इवेंट जो आपका किरण स्पिनिंग मिल्स का केस लो है, अपार प्राइवेट लिमिटेड का केस लो है, बहुत क्लियरली बोलता है वेयर हाउसिंग वाले केस में जिस दिन गुड्स वेयर हाउस से क्लियर होते हैं उस दिन आपका टैक्सेबल इवेंट आता है। तो इंडिया में टेरिटरी वाटर में कब आए थे वो डिटरमाइन नहीं है, आपका टैक्सेबल इवेंट आया है 25 सितंबर 2025 को जो वेयर हाउस से क्लियर हुए। सेकंड, सेक्शन 15 बहुत क्लियरली बोलता है कि जो रेट ऑफ ड्यूटी लोगे वो उस दिन की लोगे जिस दिन आपने वेयर हाउस से गुड्स क्लियर कराए हैं, ठीक है। क्लियरेंस के लिए आपने गुड्स बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, तो जिस दिन आप वेयर हाउस से क्लियर कराओगे उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लेगे। तो सेक्शन 15 के हिसाब से 25 सितंबर 2025 की रेट ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। इसमें केस लो कौन सा होगा यार? देखो, विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल इवेंट दोनों केस लो हैं, किरण स्पिनिंग मिल्स भी है, अपार प्राइवेट लिमिटेड भी है, बट ये जो फैक्ट्स है ना वो सिमिलर टू अपार प्राइवेट लिमिटेड है। अपार प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम केस था कि जिस दिन गुड्स इंडिया में आए उस दिन एग्जाम्पशन थी, जब बॉन्डेड वेयर हाउस से क्लियर हुए उस दिन टैक्स था, तो क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सेम फैक्ट्स हैं अपार के। तो अगर मैं एग्जाम में होता तो या तो मैं बहुत क्लियरली केस लो लिखता ही नहीं, या फिर मैं लिखता कि टैक्सेबल इवेंट में ये भी है बट फैक्ट्स जो है बिल्कुल सिमिलर है, सेम है एज अपार प्राइवेट लिमिटेड, या फिर मैं सिर्फ अपार प्राइवेट लिमिटेड लिखता, बिकॉज किरण स्पिनिंग मिल के थोड़े से फैक्ट्स लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल ड्यूटीज था, बहुत अलग नहीं थे बट हाँ थोड़े से अलग थे। एग्जैक्टली फैक्ट्स अपार प्राइवेट लिमिटेड के थे, तो वही मैंने इसमें लिखा है। टैक्सेबल इवेंट वेयर हाउस गुड्स के केस में होता है जब गुड्स वेयर हाउस से क्लियर हो गए। सेक्शन 15 के अंदर रिलेवेंट डेट फॉर ड्यूटी होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, जो आपकी फाइल होती है जब आप गुड्स वेयर हाउस से बेसिकली क्लियर कराते हो। केस लो इसलिए मैंने लिखा है इसमें अपार प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज बिकॉज एप्ट इसमें केस है, देयरफॉर कंटेंशन जो है कंपनी की वो इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 4A रिफंड का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे से पूछा गया एलिजिबल रिफंड अमाउंट बताओ, सारी कंडीशन कंप्लाई हो गई है। तो रिफंड का अगर मैं आपको बताऊं तो रिफंड कैसे मिलता है, 3 अमाउंट का लोअर लेना पड़ता है। मैक्सिमम रिफंड जो आपने 89.4 के अंदर कंप्यूट करा है वो, जितना जिस पीरियड का रिफंड है उस पीरियड के एंड पे जितना आपका आईटीसी लेजर में बैलेंस था वो अनयूटिलाइज बैलेंस था। थर्ड के अंदर जितना जितना आप रिफंड फाइल कर रहे हो उस दिन बैलेंस था। इन तीनों में से जो लोअर होता है वो रिफंड आ जाता है। रिफंड 894 के अंदर कैसे निकलता है? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड का लेना होता है, सिर्फ इनपुट एंड इनपुट सर्विस का लेते हैं, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। तो अगर इसमें मैं देखूं, मेरे को आईटीसी दिया हुआ है इनपुट का 1.5 लाख, इनपुट सर्विस का 2.5 लाख, तो टोटल नेट आईटीसी ड्यूरिंग द पीरियड 4 लाख का है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई कैसे निकालते हैं? लोअर ऑफ टू फिगर निकालते हैं। लोअर ऑफ टू क्या निकालते हैं? आपका एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है, तो अगर एक्सपोर्ट वैल्यू में देखूं तो आपका 1000 बोटल्स हैं और 200 का 1000 बोटल्स हैं और 200 का प्राइस है, तो 1000 इंटू 200 यानी 2 लाख। 2 लाख ये हो गए, प्लस वो बोलता है आप 1.5 इंटू डोमेस्टिक प्राइस वाला भी करके लो, तो मेरा डोमेस्टिक प्राइस 120 का है और 1000 क्वांटिटी होती तो उसका 1.5 अगर मैं करूँगा तो 180, दोनों में से लोअर मेरा 180 आ जाएगा, देयरफॉर 180 मेरा टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई होगा। प्लस यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू में बोलते हैं कि आपको एफओबी वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू जो होती है उन दोनों का लोअर लेना होता है, बट इस केस में एफओबी वैल्यू और आपकी जो इनवॉइस वैल्यू वो दोनों सेम है, क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो लिया हुआ है एफओबी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल एंड वैल्यू एज पर टैक्स इनवॉइस वाज वन एंड सेम, तो सेम है, तो देयरफॉर यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मेरा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई 1,80,000 आ जाएगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जीरो रेटेड वाला टर्नओवर तो वही लेते हैं जो हमने ऊपर कंप्यूट किया है, उसके अलावा डोमेस्टिक और ले लेते हैं। तो डोमेस्टिक अगर मैं देखूँ तो डोमेस्टिक मैंने सेल किया है 2500 बोटल, ठीक है, इनटू डोमेस्टिक प्राइस है 120, तो ये मेरा ये आ जाएगा 3 लाख। तो टोटल जो मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आ गया 4,80,000।
तो मैंने 180 डिवाइड बाई 480 इंटू 4 लाख, 1.5 लाख का मैक्सिमम रिफंड है, तो 1.5 लाख मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस मेरा एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड कितना बैलेंस होगा आईटीसी में, अगर मैं देखूँ तो मेरा टोटल आईटीसी मैंने 1.5 लाख इनपुट पे लिया, 2.5 लाख इनपुट सर्विसेज पे लिया, कैपिटल गुड्स पे 3 लाख, 7 लाख। उसके अलावा मैंने डोमेस्टिक सप्लाई करें 2,500 के, तो 2,500 इंटू 120 की मेरी सप्लाई है, इस पे मेरा 18% जीएसटी लगेगा, तो 54,000 का मैंने आउटपुट टैक्स पे किया है। तो ये टैक्स मैंने, और क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन है कि आईजीएसटी लाइबिलिटी, आईजीएसटी का ही क्रेडिट है, क्रेडिट भी आईजीएसटी का है, प्लस डोमेस्टिक भी इंटरस्टेट है। तो मैंने आईजीएसटी की लाइबिलिटी एडजस्ट करी होगी क्रेडिट से, तो मेरा अनयूटिलाइज क्रेडिट बचा होगा 6,46,000। तो 6,46,000 ये आ गया। प्लस मेरे को रिफंड वाली डेट कितना बैलेंस है वो नहीं पता, तो मैं अज्यूम करूंगा कि टैक्स पीरियड के एंड वाला ही बैलेंस है। तो इनमें से जो लोअर आएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख मेरा रिफंड मेरे को मिल जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं 4B पे आता हूँ, ई वे बिल रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन इसे हम बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या बोला, ट्विंकल टॉयज जो है मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। उसने कुछ ट्रांसपोर्ट बॉक्स हैंड ओवर करे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उसने पार्ट ए ऑफ ई वे बिल फाइल किया है 22 अक्टूबर को 3:30 बजे, और मैसेज जूम रोडवेज को उसने दिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। गुड्स जो होते हैं मैसेज हैप्पी टॉयज जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है, उनके पास जाने थे। 610 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ट्रांसपोर्टर ने इनिशियली व्हीकल नंबर डाला XY, ठीक है। उसके बाद उसने पार्ट भी अपडेट कर दिया 24 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे। उसके बाद ड्यू टू सडन स्ट्राइक गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए टिल मिडनाइट ऑफ 26 अक्टूबर 2025। ट्रांसपोर्टर ने डिसाइड किया कि मिडनाइट के बाद ये जैसे स्ट्राइक एंड होगी उन्हें उसके बाद भेज देगा, पर उसने अब की बार व्हीकल चेंज कर दिया, XY की जगह ABCD वाला व्हीकल नंबर हो गया। कुछ आपको केसेस बता रहे हैं। पहला क्या है, कैन ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट द गुड्स इन द ट्रक नंबर ABC इंस्टेड ऑफ XYZ, और डज ही नीड टू जनरेट अ न्यू वे बिल। तो पहले कुछ एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें याद दिला देता हूँ। ई वे बिल जो होता है बेसिकली वो जनरेटेड तभी माना जाता है जब पार्ट बी की डिटेल उसके अंदर फर्निश हो जाती है। देयरफॉर जब ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी भरा अक्टूबर 24, 2025 10:30 बजे, तब से वो जनरेटेड माना जाएगा, और उसी दिन से उसकी वैलिडिटी भी कंप्यूट होगी। वैलिडिटी जनरली क्या होती है, अप टू 200 किलोमीटर वन डे, फॉर एडिशनल एवरी 200 किलोमीटर पार्ट एडिशनल वन डे। इस केस में, और वैलिडिटी जो स्टार्ट होती है वो पार्ट बी की डिटेल से ही स्टार्ट होती है, और सब्सिक्वेंटली अगर आप कन्वेंस चेंज करते हो या कोई और अमेंडमेंट करते हो एंट्री में ई वे बिल की, तो वैलिडिटी रिकम्प्यूट नहीं होती, ओरिजिनल वैलिडिटी रहती है। टोटल डिस्टेंस 610 किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग डेज आते हैं। पार्ट ऑफ द डेज को फुल डेज अगर हम ले तो 4 डेज मेरे पास हैं। और ये प्रोविजन बोलता है कि जिस दिन आपका ई वे बिल जनरेट हुआ है उसके सब्सिक्वेंट डे पे जो मिडनाइट, सब्सिक्वेंट डे की डेट की जो मिडनाइट होगी उस दिन एक दिन एक्सपायर होगा। तो सिंस मेरा अक्टूबर 24 को सुबह 10:30 बजे ई वे बिल जनरेट हुआ है, तो जो आपकी मिडनाइट ऑफ 25-26 होगी उस दिन मेरा फर्स्ट डे कंप्लीट होगा, और फोर्थ डे मेरा कंप्लीट होगा 28 और 29 की मिडनाइट को, ठीक है। तो 29 को रात को 12 बजे मेरा 4 दिन खत्म होंगे। नाउ क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो अगर आप कन्वेंस चेंज कर सकते हो, बट आपको कन्वेंस की डिटेल आपको पार्ट बी ऑफ ई वे बिल में अपडेट करनी होती है। देयरफॉर इसमें मैंने लिखा है कि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दूसरे ट्रक नंबर में, बट आपको अपडेट करना होगा ट्रक नंबर पार्ट बी में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ट्रांसपोर्टर थिंक दैट टाइम फॉर कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड सो न्यू ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। सो कैंसिलेशन का अगर मैं देखूँ तो आपके पास 24 आवर्स होते हैं फ्रॉम द जनरेशन। जनरेशन कब हुआ था मेरा 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे। तो क्लियरली जो मेरा टाइम लिमिट है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो टाइम लिमिट उसमें मेरा एक्सपायर हो चुका है, तो कैंसिलेशन तो ई वे बिल नहीं हो सकता। बट लेकिन पॉइंट 1 में मैंने बताया कि उससे न्यू ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो कन्वेंस डिटेल अपडेट कर सकता है पार्ट बी के अंदर। इसमें क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी 1-2 ड्राफ्टिंग मिस्टेक लग रही है, तो लेट्स सी आई से इसका सोल्यूशन कैसे करता है। इसका फोर्थ बी का सेकंड पार्ट जो चॉइस में आपको दिया हुआ था उसके अंदर बोला मयूर एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है नागपुर के अंदर महाराष्ट्र, वो जॉब वर्क के लिए केचिम एंटरप्राइज को भेजती है जो कि मणिपुर में लोकेटेड है और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर जो एसएससी है उसका दिया हुआ है लास्ट ईयर का 7.5 करोड़। उसके बाद कुछ आंसर देने हैं, तो ड्यू डेट बतानी है ITC 04 की। तो अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको हाफ ईयरली बेसिस पे ITC 04 फाइल करना होता है अप टू 25 अक्टूबर एंड 25 अप्रैल। तो इस केस में सिर्फ 7.5 करोड़ का मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर था, तो मेरे को 2 बार हाफ ईयरली ITC 04 फाइल करना पड़ेगा। किसको ई वे बिल जनरेट करना है, तो बेसिकली जब प्रिंसिपल इंटरस्टेट गुड्स भेजता है जॉब वर्कर को उस केस में मैंडेटरी ई वे बिल जनरेट होता है, इररिस्पेक्टिव वेदर द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट
एंड उसमें कौन जनरेट कर सकता है, प्रिंसिपल खुद भी कर सकता है, जॉब वर्कर भी कर सकता है अगर रजिस्टर्ड है तो। इस केस में जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, देयरफॉर इसमें जो प्रिंसिपल यानी जो मयूर एंटरप्राइजेज है उन्हें ही आईटीसी उन्हें ही ई वे बिल जनरेट करना होगा। उसके बाद वेदर जो जॉब वर्कर है केचम एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन दस जीएसटी इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 9 लाख। सो देखो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है अगर सेक्शन 24 के हिसाब से देखोगे, बट एक नोटिफिकेशन इशू हुई है वो भी बोलती है कि अगर आपको इंटरस्टेट सर्विसेज कर रहे हो बट आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में मणिपुर है, मणिपुर का थ्रेशोल्ड है 10 लाख, तो इसमें मेरा 9 लाख ही है, सो देयरफॉर थ्रेशोल्ड से कम है तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। उसके बाद और ये इजी क्वेश्चन था, ये वाला ही बहुत इजी है। केएम लिमिटेड ने मशीन इंपोर्ट करी, उसका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, फाइनल असेसमेंट हुआ, इंटरेस्ट लाइबिलिटी कंप्यूट करने को बोला है। प्रोविजनल असेसमेंट मेरा 31 जुलाई को हुआ, फाइनल रीअसेसमेंट 30 सितंबर को हुआ, ड्यूटी डिमांड 4 लाख की आई, डेट ऑफ पेमेंट 10 अक्टूबर का आई। तो प्रोविजन बोलता है अगर एक्सेस ड्यूटी पे करनी पड़ती है तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट कब से पे करना है, जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उसकी फर्स्ट डे से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है वो हम देखते हैं। इंटरेस्ट रेट, तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप आईसीआई मैट देखोगे तो यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट में ये बोलते हैं द इंपोर्टर एक्सपोर्टर शेल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सिक्वेंट टू फाइनल असेसमेंट। द इंटरेस्ट शेल बी पेबल एट द रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 28A में ये बोलते हैं कि प्रोविजन ऑफ 28A आर आउट ऑफ स्कोप, मतलब उस सिलेबस में है ही नहीं। बट लेकिन अगर इसमें आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखोगे उसका पेज नंबर अगर हम देखें 5.29 में उन्होंने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट वाली नोटिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बताया 15% इनकॉर्पोरेट करके, तो देयरफॉर जिसने इलस्ट्रेशन किया उसे पता होगा 15% रेट लेना है। 15% रेट लेना है, डेट 1 जुलाई से 10 अक्टूबर, 102 डेज होते हैं, तो इंटरेस्ट आएगा आपका 16,767। प्रोविजन आप एक्सप्लेन कर ही सकते थे इसमें, ठीक है। उसके बाद जब हम इजी क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एवरेज क्वेश्चन था, पेनल्टी का क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे को ड्राफ्टिंग में और थोड़ा सॉल्यूशन में कंफ्यूजन है। लेट्स सी आईसीआई कैसे करता है। राजा राम ने एक टैक्स इनवॉइस इशू किया मिस्टर बलराम को विदाउट एनी एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्विंग टोटल आईटीसी ऑफ 60 लाख ऑन 5 अक्टूबर 2025। उसके बाद बलराम ने आईटीसी अवेल कर लिया उस इनवॉइस के बेसिस पे, प्लस फर्दर उसने इनवॉइस रेज किया बिना सप्लाई के 70 लाख का टू लीलाराम ऑन द सेम डे। ऑल 3% सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है। डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करी एंड प्रूव किया कि कोई सर्विस और गुड्स मूव ही नहीं हुए थे बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन्स। नाउ कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे, आंसर में बोला है कि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग बताना है। सबसे पहले पूछना है पेनल्टी बताओ बलराम की। तो अगर इसमें मैं आता हूँ पेनल्टी, सबसे पहले उसने राजा राम से जो इनवॉइस लिया विदाउट सप्लाई इनवॉइस लिया उसने आईटीसी क्लेम किया, ठीक है। वो आईटीसी फ्रॉडलेंटली आईटीसी का क्लेम किया यानी 16(2)C के नॉन कंप्लायंस है। देयरफॉर सेक्शन 74 के अंदर भी उस पर पेनल्टी लग सकती है, प्लस सेक्शन 122 के अंदर सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 भी पेनल्टी लगाता है। दोनों में सेम पेनल्टी ऑलमोस्ट। 74 में 100% ऑफ टैक्स बोलता है, 122 के अंदर बोलता है वो 10,000 और अमाउंट डिवाइडेड विच एवर इज हायर, तो अल्टीमेटली उसमें भी 100% ही अमाउंट आईटीसी का आ जाएगा। बट सेक्शन 75 बोलता है अगर आपने 74 के अंदर पेनल्टी लगा दी तो कोई और पेनल्टी नहीं लग सकती। तो देयरफॉर यहाँ पे 74 के अंदर 100% पेनल्टी लग जाएगी 60 लाख, 30 लाख सीजीएसटी, 30 लाख एसजीएसटी फॉर दी अवेलमेंट ऑफ रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। उसके बाद जो आपने बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस इशू किया उसके लिए भी पेनल्टी लगेगी। उसके लिए पेनल्टी क्या लगेगी, सिंस वो सप्लाई कभी थी ही नहीं, इस पर क्लैरिफिकेशन भी है, सिंस वो कभी सप्लाई थी नहीं तो उस पर टैक्स पेबल तो था नहीं, तो 73 या 74 तो इन्वोक हो नहीं सकता। उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 के अंदर 10,000 और अमाउंट डिवाइडेड विच एवर इज अर्लियर। तो 70 लाख का इसमें आपका अमाउंट था, तो 70 लाख के हिसाब से 35 लाख सीजीएसटी, 35 लाख एसजीएसटी की आपकी पेनल्टी लग जाएगी। अगर टोटल पेनल्टी की मैं बात करूँ तो सीजीएसटी आपका 65 लाख हो जाएगा दोनों पेनल्टी को मिला के, और एसजीएसटी भी आपका 65 लाख हो जाएगा। उसके बाद पूछा कि क्या कोई और एक्शन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो देयर इज अ सेक्शन 29 रीड विद रूल 21 जो ये बोलता है कि अगर आप इनवॉइस इशू करते हो विदाउट एनी सप्लाई या फिर आप आईटीसी लेते हो इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो सकता है बलराम का। उसके बाद 86A जो है वो भी बोलता है कि आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो सकता है इन दिस केस, तो आप रूल 86A के अंदर उसका आईटीसी क्रेडिट लेजर ब्लॉक भी कर सकते हो। अगर आप प्रोसिक्यूशन देखोगे तो प्रोसिक्यूशन जनरली 5 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर वाले ऑफेंसेस के लिए होता है, प्लस लेकिन अगर आपका फ्रॉडलेंटली आपने आईटीसी पास ऑन किया है विदाउट सप्लाई, उस केस में अगर 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक भी है तो भी प्रोसिक्यूशन होता है।
तो पहला जो इसमें ऑफेंस है जिसमें मैंने आईटीसी गलत लिया है, उस केस में मेरा प्रोसिक्यूशन तभी हो सकता है अगर 2 करोड़ से ऊपर हो। सिंस मेरा अमाउंट ही 60 लाख है, 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो कोई प्रोसिक्यूशन इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जो मेरा इनवॉइस इशू करने वाला ऑफेंस है उसमें मेरा अमाउंट 70 लाख है, यानी 1 करोड़ से कम है, देयरफॉर यहाँ भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता मेरे व्यू में। ठीक है, उसके बाद सेकंड में ये पूछा था, थर्ड ने पूछा था मिनिमम एंड मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट बताओ एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 टू बी पेएबल बाय मिस्टर रंजन इफ एनी। तो अगर आप कंपाउंडिंग देखोगे तो जो आईटीसी अवेलमेंट ऑफ 60 लाख है, जब भाई कंपाउंडिंग कब होती है, जब आपको ऑफेंस 132 के अंदर पनिशेबल हो। मैंने ऊपर बताया कि 132 प्रोसिक्यूशन है, कि दोनों में से किसी ऑफेंस से प्रोसिक्यूशन लगता ही नहीं है। तो जब अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पे 132 लग ही नहीं पा रहा बिकॉज 60 लाख है, 2 करोड़ से कम है, तो कंपाउंडिंग की बात ही नहीं आएगी, देयरफॉर कंपाउंडिंग यहाँ पे नहीं होगी। प्लस जो आपने इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई, उसमें तो आपका 138 बहुत क्लियरली बोलता है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस इनवॉइस हम कंपाउंडिंग अलाउ ही नहीं करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। तो इस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में भी कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस केस में कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। बाकी लेट्स सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। उसके बाद ये भी एक इजी क्वेश्चन था, अगर आपने ट्राइब्यूनल अपील एंड रिवीजन वाले क्वेश्चंस ढंग से करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली बोला है कि एपिलेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे एपिलेट अथॉरिटी के पास, अब क्या वो एपिलेंट ट्राइब्यूनल के पास सबमिट कर सकता है, उसका प्रोविजन आपसे बोला गया बताने को। तो अगर इसमें देखोगे तो उन्होंने बोला फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी का 74A का ऑर्डर आया, अपील फाइल करी, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था उसने अपील प्रोसीडिंग में अपील फाइल करी, अपील प्रोसीडिंग में अपेयर किया और कुछ आपको अपडेट्स दी, उसने अपडेट क्या दी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भूल गया बैंक स्टेटमेंट देना, और बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट एविडेंस इन द फेवर ऑफ अपीलेंट। उसके अलावा सेकंड एपिलेट अथॉरिटी ने कोई सर्टिफिकेट मंगाया था सप्लायर से, बट सप्लायर सबमिट नहीं कर पाया बिकॉज वो हॉस्पिटल में था, अपील डिसमिस हो गई। अब इसमें आप बताओ, तो इसमें अगर मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं तो इसमें रूल 112 होता है, सॉरी नॉट रूल 12, रूल 112 यहाँ पे होता है, जो आपको बताता है कि किस केस में आपके एडिशनल एविडेंस एडमिट हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको अपील का प्रोविजन दिखाऊं तो ये बताता है कि जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया था, एपिलेट अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया था, या फिर एपिलेंट सफिशिएंट कोर्स से प्रिवेंटेड था, प्रोड्यूस नहीं कर पाया, या फिर डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे बट सफिशिएंट कोर्स की वजह से प्रोड्यूस नहीं कर पाया, या फिर आपने उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की। तो अगर इस केस में देखोगे तो पहले केस जो है केस 1, वो तो कुछ भी नहीं, आप फॉरगॉट हो गए थे, ऐसा भी नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ऐसा भी नहीं दिया कि सफिशिएंट कॉज था, ये कोई सफिशिएंट कॉज थोड़ी, कुछ मेंशन ही नहीं, आप भूल गए थे। तो यहाँ पे अगर हो सकता है आप अपीलेट ट्राइब्यूनल, यहाँ पे अपीलेट ट्राइब्यूनल को एज एन एडिशनल एविडेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये प्रोविजन देखोगे तो ये बोलता है कि ट्राइब्यूनल की पावर तो होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसे लगता है ये फाइनल डिस्पोजल में हेल्प करेगा तो मंगा सकती है। तो अगर इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर ये होगा कि स्पेसिफाइड केसेस में कवर्ड नहीं है फर्स्ट केस, देयरफॉर उसके पास राइट नहीं है एपेलेंट के पास प्रोड्यूस करने का, लेकिन ट्राइब्यूनल चाहे तो बोल सकती है कि प्रोड्यूस करो। सेकंड केस में क्लियरली मेंशन है कि वो हॉस्पिटल में था, सप्लायर सफिशिएंट कॉज था, देयरफॉर 112 के हिसाब से यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर सकते हो एडिशनल एविडेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5C क्या है, 5C बोलता है लिस्ट एनी टू एक्सपोर्टर एनी टू कैपिटल गुड्स एलिजिबल फॉर ईपीसीजी। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर 8.44 पे आपको दिया हुआ है एलिजिबल एक्सपोर्टर दिए हुए हैं ईपीसीजी के लिए और एलिजिबल कैपिटल गुड्स दिए हुए हैं, तो इसे कोई डिस्कस करने का फायदा नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, उसने बोला है हाउ 6A हाउ इज द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस मूवेबल और रिमूवेबल टू बी अप्रोप्रिएटेड फॉर द रिकवरी ड्यूज फ्रॉम अ डिफॉल्टर फॉर रिकवरी ऑफ 129(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, आंसर विद रेफरेंस टू 79(1)D। बहुत थ्योरी क्वेश्चन है, पूछा जब आप रिकवरी कर लेते हो 79(1)D के अंदर, उसे आप कैसे अप्रोप्रिएट करोगे, किस सीक्वेंस में अप्रोप्रिएट करोगे। तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, अगर मैं आपको दिखाऊंगी मॉड्यूल 3, तो इसमें अगर आप जाते हैं डिमांड्स में तो ये क्लियरली लिखा हुआ है अमाउंट्स आर यूटिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स और कन्वेंस मूवेबल रिमूवेबल फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज। तो आपको पूरा ये ऑर्डर बताया हुआ है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, नथिंग टू बी डिस्कस्ड। आप देख सकते हो इसमें पेज नंबर मैंने बता रखा है 19.27। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 6B जो है मेरा, 6B के अंदर इन्होंने क्या बोला है, मेंशन द रीजंस फॉर विच टैक्सेबल पर्सन कैन गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट द टाइम पीरियड बाय विच प्रॉपर ऑफिसर हैज टू पास द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर एंड फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। बहुत सिंपल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, ये भी पेज नंबर 17.4 ऑफ मॉड्यूल 3। तो यहाँ पे आपको दे रखा है सिचुएशन कौन कौन सी है, जहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई आप नहीं निकाल पा रहे हो या फिर आप रेट नहीं निकाल पा रहे हो, वहाँ पे आपका प्रोविजनल असेसमेंट आ सकता है।
विदिन 90 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट प्रोफेसर को प्रोविजनल असेसमेंट पास करना होता है। प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 6 मंथ फ्रॉम द प्रोविजनल असेसमेंट आपको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा, बट जॉइंट कमिश्नर फर्दर 6 मंथ से कर सकता है एंड कमिश्नर फर्दर 4 ईयर्स से कर सकता है। तो आपको एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, इसमें भी कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। While calculating export performance for grant of 1-star export house category, certain units are granted double weightage। उनको बताओ कौन कौन सी यूनिट है जिन्हें डबल वेटेज मिलता है। तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, पेज नंबर 8.16 है FTP चैप्टर 8 का ऑफ मॉड्यूल 4, वो क्लियरली बताता है कि इन के केस में डबल वेटेज दिया जाएगा। तो ये भी बहुत डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। सो विद दिस वी हैव एनालाइज्ड द एंटायर पेपर। सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जस्ट वन रिक्वेस्ट, एज आई मेंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो ऑल्सो, कि यार मतलब आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा इससे करेक्ट रखूँ, बट अगेन इट्स सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सो अगर कोई ओवरसाइट हो या आपको लगे मैंने यहाँ पे गलती करी है तो सेंड मी व्हाट्सएप नंबर अगर मैं आपको अपना बताऊँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो माय व्हाट्सएप नंबर इज, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर में मेरी कम्युनिटी भी है, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल, बट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बट अगर आपको है कि आपको 1-to-1 कोई डाउट मुझसे पूछना है, सो आई विल गिव यू माई नंबर। सो दिस इज sorry this is 8865960287। you can WhatsApp me at this number, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करूंगा। now coming to the coming to the approach that should be followed by students who would be appearing in November 26 and onwards attempt। तो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया, अब अगर आप देखोगे तो आपको प्रोविजंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर ध्यान करना चाहिए। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को लर्न नहीं करना, उन्हें समझना है कि वो एक्चुअली कैसे अप्लाई होते हैं। अब देखो क्वेश्चन ना उन्होंने बहुत छोटी जगह से ही पूछे, तो कुछ स्किप मत करो यार। मतलब ठीक है आप पढ़ सकते हो यार, इतना नहीं होता। अब तो 8 सब्जेक्ट भी नहीं है, 6 हैं, इफेक्टिवली 5 ही हैं यार। IBS में भी इतना कुछ नहीं है, सभी पढ़ते हैं। तो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं हम, जितना हो सके उतना मैक्सिमम पॉसिबल करें। उसके बाद क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो, रेट्स गिवन है, क्या क्वेश्चन ने पूछा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो एक गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, प्लेस अप्लाई का उसमें किस तरीके से मेंशन था, वो सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड मेन चीज़ तो आपको अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिस्कशन करना है। नाउ द अनाउंसमेंट जो मेरे को करनी थी, अनाउंसमेंट में बेसिकली सो आई एम लॉन्चिंग माई CA फाइनल क्लासेस फॉर IDT। तो इसमें हम फेज वाइज लॉन्च करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ नवंबर 26 के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अवेलेबल रहेगा। सो आई विल बी अपलोडिंग माई एंटायर CA फाइनल कस्टम्स का लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। जितने भी 10-15 लेक्चर्स होंगे आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब। इसके अंदर मैंने क्या किया, डिटेल हर कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ेंगे उसका, वो आई लेट यू नो कि वो किस तरीके से आपको लेना है। उन कॉन्सेप्ट नोट में से पढ़ेंगे। स्टडी मैट 100% कवर करेंगे, 100% स्टडी मैट के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस में मेरा क्वेश्चन बैंक हम यूज़ करेंगे जिसमें 100% स्टडी मटेरियल है। 18 अटेम्प्ट्स के, लास्ट 18 अटेम्प्ट्स के RTP में यूनिक क्वेश्चन जो है वो सब हम करेंगे। 18 PYQ के क्वेश्चन हम करेंगे, 18 MTPs के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और सारे कस्टम्स के लेक्चर आपके यूट्यूब पे अपलोडेड होंगे, और बाय द मिड ऑफ जून आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स ऑफ कस्टम्स ऑन यूट्यूब। नाउ आफ्टर कस्टम्स, so for May 27 students and onwards, I will be launching my GST classes also, CA Final GST regular batch by August। So अगस्त में हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, लाइव जैसे भी होगा वो हम करेंगे। तो पूरा एंटायर कोर्स आपके पास अवेलेबल होगा बाय द एंड ऑफ सितंबर और मिड ऑफ अक्टूबर। So this is for May 27, not for November 26। Customs November 26 वाले students can also refer। GST विल बी फॉर May 27। उसमें भी हम पूरा डिटेल में क्वेश्चन बैंक, रेगुलर कोर्स, कॉन्सेप्ट डिटेल में सब कुछ हम कवर करेंगे। एंड फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स आई विल बी कमिंग विद अ सेपरेट वीडियो फॉर अनाउंसमेंट कि उनका GST का हमारा कैसा रहेगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो नाउ अगर मैं लास्ट में आपको बोलूँ तो एक तो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। अभी तक आई डिड नॉट क्रिएटेड द टेलीग्राम चैनल, बट अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि टेलीग्राम चैनल आप क्रिएट करो, वहाँ हमारे लिए भी ईजी होता है। प्लस उसमें ग्रुप की तरह बहुत लिमिटेड नंबर नहीं हो सकते, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो आई हैव क्रिएटेड माई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।
सेकंड, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक आईडीटी डाउट्स का ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं भी रिप्लाई करता हूँ, बाकी स्टूडेंट से भी आप डाउट पूछ सकते हो। प्लस एक अपडेट्स का है, अपडेट जो टेलीग्राम पे अपलोड होंगी वही व्हाट्सएप पे भी अपलोड होंगी, जस्ट टू कीप अ ट्रैक, दोनों जगह हम अपलोड करते हैं। उसके बाद यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, दोनों के हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। देन डाउट्स के लिए तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर with respect to this video, या फिर in general भी if you have any doubt you can WhatsApp me on this number. So that's it. If you have liked this video then please do subscribe, like it, share with your friends जिन्होंने शायद अभी एग्ज़ाम दिए हैं या वो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल हो एंड मेरे को भी मोटिवेशन मिले टू कम अप विद सच वीडियोस। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स की वीडियो आपको कैसा लगे। हाँ, आपको इस वीडियो में कुछ इंटरप्रिटेशन या आपको लगे आपने सोल्यूशन ऐसा किया, आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिकॉज इट वुड बी ईजी फॉर मी कि मैं आपको ऑडियो रिप्लाई कर दूँ। सेकेंडली, अगर मेरे को कुछ ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट होता है, मेरे को पता लगता है कि इसमें सोल्यूशन में कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, तो आई विल मेंशन इट इन दी यूट्यूब कमेंट कि इस सोल्यूशन को इस तरीके से देख सकते हो। नीडेड हुआ तो सेपरेट वीडियो ऑल्सो, बट मोर और लेस यही सोल्यूशन होंगे। आई डोंट थिंक सो कि कुछ मेजर फॉल्ट या मेजर मिस्टेक इसमें है। So that's it for this video. Thanks for watching. Stay tuned and all the best. Enjoy your, this one and a half month of vacation, I would say. So yeah, thank you for watching.